आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो ये किन बच्चों के लिए है? जो स्टूडेंट्स क्लास 9th-10th में हैं, ये उनके लिए है। मेजरली किन के लिए? जो जेई नीट फाउंडेशन वाले हैं, जो जेई नीट फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स है कि वो 11th-12th में जेई की तैयारी करेंगे, इससे अच्छा वो 9th-10th से ही कर रहे हैं, उससे पहले से ही कर रहे हैं। या फिर जो ओलंपियाड्स के लिए अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उनके लिए भी है, जो 9th-10th से ओलंपियाड्स के लिए अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, या जो किसी भी बोर्ड की तैयारी करे कि बोर्ड एग्जाम जहाँ पे सीबीएसई का हो सकता है बोर्ड एग्जाम, आईसीएसई बोर्ड का बोर्ड एग्जाम, केम्ब्रिज बोर्ड का बोर्ड एग्जाम, केम्ब्रिज भी होता है बोर्ड, होता है केम्ब्रिज बोर्ड, उसका भी बोर्ड एग्जाम, या कोई स्टेट बोर्ड्स हो या केम्ब्रिज हो, कहीं भी किसी भी बोर्ड के आप तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कर सकते हो। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी वालों के में एक कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत थोड़े से कि फोकस की डेफिनेशन टीचर्स रटवा देते हैं, बता देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की, पोल की, ये सब कहानी छोटी मोटी बताते हैं, एक आधा फॉर्मूला बता के खत्म करते हैं। ओलंपियाड में थोड़ा ज्यादा डेप्थ में होता है और जेईई नीट फाउंडेशन में भी डेप्थ में होता है। तो मैं वो बातें करूंगा जो बोर्ड्स के लिए तो है, बोर्ड्स में तो आपका काम हो जाएगा, मतलब जो जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं फाउंडेशन बैच की, उनके लिए तो यहाँ पूरी बातें, ओलंपियाड वालों के लिए भी काफी सारी बातें हैं, लेकिन जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं उनका तो सारे पॉइंट जितने भी हो मैं वो साथ साथ कवर करता चलता हूँ कि जेईई नीट वालों का फाउंडेशन की मेन इनकी तैयारी हो रही है और इनकी, मतलब आप बोर्ड्स की भी कर रहे हो और साथ साथ में इन दो चीजों की भी कर रहे हो। तो बोर्ड्स की जो बातें यहाँ बताता ही रहता हूँ कि ये टॉपिक बोर्ड्स में, लेकिन बोर्ड्स में बहुत थोड़ा सा है। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम कोई रे डायग्राम की ज्यादा बातें नहीं करेंगे, कोई डायग्राम की ज्यादा बातें नहीं, आज थ्योरी की बातें हैं। अगले लेक्चर में बताएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे, वो लेक्चर बना भी रखा है मेरे पास, बिल्कुल एकदम अलग तरीके से, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बदल देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज इसके अंदर हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, या फिर फोकस होता है एक आपका कॉन्सेप्ट, फोकस। फोकस भी बहुत इंपॉर्टेंट, मेन आज का टॉपिक जो आज के इस लेक्चर में कवर होगा ना, फोकस होगा। फोकस क्या? फोकस तो मैक्सिमम टीचर्स हमें F = R/2 बताते हैं, गलत है ये कहानी। F = R/2 कहानी गलत है, मैक्सिमम बुक्स में ये रखा हुआ मिलता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको अगर ढंग से समझाएं। और जब आप 12th क्लास में जाओगे तो मैक्सिमम टीचर्स, जब आप 12th क्लास में जाओगे या तो मैक्सिमम आपको यही कहानी बता देंगे F = R/2, वरना जो सही टीचर होंगे जो आपको पूरी बात पढ़ाते होंगे वो आपको R - R/2 sec थीटा वाली कहानी बताएंगे। लेकिन कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर के किसी एक के एग्जांपल से कहानी समझाते हैं, लेकिन यहाँ पे ना हम दोनों चीजों से कर लेंगे, हम कॉन्केव से भी करेंगे, कॉन्केव से भी इसका डेरिवेशन कराऊंगा और कॉन्वेक्स से भी, और मैं आपको ये वाली कहानी बताऊंगा कि ये कब सही होगी, ये इससे कैसे डराइव होगा, मतलब ये कहानी यहाँ से कैसे आएगी। तो 12th में मैक्सिमम टीचर जो जेईई की तैयारी करा रहा था 12th क्लास में, वो या तो कॉन्केव से समझाते हैं कॉन्वेक्स से, यहाँ पे दोनों से समझने की कोशिश करें, कॉन्केव से भी निकालूंगा कॉन्वेक्स से भी, ठीक है, तो मजा आएगा। ठीक है, मेन आज का कॉन्सेप्ट फोकस पे ही है, और छोटी मोटी डेफिनेशन है जैसे फोकल प्लेन हो गया और टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो वैसे ही होगा, स्फेरिकल मिरर ये हेडिंग है। ठीक है, और क्या होगा एपर्चर के, एपर्चर भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि इसको स्किप नहीं कर सकते, बट एपर्चर के भी दो टाइप्स होते हैं, ये बहुत ही कम बुक्स में मिलते हैं, बट अब वो भी पूरे हैं बताऊंगा, लीनियर एपर्चर और एंगुलर एपर्चर। तो ये आज हमारी कहानी होने वाली है, आज का रोड मैप आज के इस लेक्चर का, कि ये पूरी कहानी हम समझने वाले हैं। मेन आज का फोकस है फोकस पे, वाह क्या राइमिंग है, फोकस पे ही फोकस करना है आज हमें। चलो तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए अपनी नोटबुक में, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, इनकी डेफिनेशन लिखवाते हैं। चलो आज फिर उसका स्फीयर से जोड़ के पूरी कहानी को पढ़ाएंगे। आज हम टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, फॉर्मूलों का एक मिथ होता है जो थोड़ा सा आप लोग रटते हो, वो फॉर्मूला यहाँ पे डिकोड करेंगे पूरा, और तब पता लगेगा कि 12वीं में क्या पढ़ना, उसके भी थोड़ा एडवांस जाएंगे, दोनों तरीके के मिरर से जोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आप हेडिंग लगाओ डेफिनेशंस। डेफिनेशंस एक नोटबुक निकाल लो, मैं बार बार कह रहा हूँ नोटबुक पे सब नोट कर लो, बोर्ड एग्जाम के टाइम भी काम आएगा, जेईई नीट फाउंडेशन का जब रिवाइज करोगे 12वीं में जाओगे तब जाके मेरे को याद करोगे कि अरे ये तो हमने 12वीं का रे ऑप्टिक्स आधे से आधा, मतलब ये जो 10th क्लास का जो रे ऑप्टिक्स का कोर्स है ना हमारा, इसको फॉलो कर लोगे, आपका 12वीं में जब आप जेईई की तैयारी करोगे ना, 12वीं में जेईई की, नीट की या किसी और एग्जाम की, 12वीं में रे ऑप्टिक्स फिर आएगा, तो जब वहां जाके तैयारी करोगे ना, आपको लगेगा कि अरे मैंने कितने सारे कॉन्सेप्ट ऐसे रे ऑप्टिक्स के 12वीं में जो मैंने 10वीं में ही पढ़ रखे, अगर आपने यहाँ पे नोट्स बनाए तो आप उन नोट्स को रिवाइज करोगे और आपका काम हो जाएगा, जब आप उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा टाइम दे पाओगे।
तो इसलिए कह रहा हूं नोटबुक निकाल लो, पेन से लिख लो भाई, चाहे ब्लू पेन से सारे नोट्स बनाओ। चलो लिखो डेफिनेशन। डेफिनेशन है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो दो तरीके के स्फेरिकल मिरर होते हैं, ये वाली कहानी तो सबको पता होती है, आज इनको डिफाइन करेंगे। कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये वाली बात तो 8वीं के बच्चे को ही पता होती है, अरे पहले रिवीजन तो करते हैं थोड़ा सा, बोर्ड में कॉन्केव कॉन्वेक्स तो मेन है। तो कॉन्केव, कॉन्केव में क्या कहते हैं टीचर्स की केव जैसा एक मिरर होता है, केव जैसा मिरर। मैक्सिमम टीचर यही कहानी बताया था कि एक मिरर लो, उसको केव जैसा बना दो और बन गया जी आपका कॉन्केव मिरर। सही भी है ये कहानी, याद रखने के लिए तो बढ़िया कॉन्केव मिरर को कि केव बना दो, बन गया कॉन्केव मिरर। क्या यही कॉन्केव मिरर है? हाँ जी यही कॉन्केव मिरर है। लेकिन आप इसको डिफाइन कैसे करोगे? देखो एक तो सबसे पहली बात स्फेरिकल मिरर है, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसे स्फेरिकल मिरर है? देखो कहानी को समझो कि अगर मैं एक स्फीयर ले लूं, ये जो मिरर, ये तो 2D में मैंने क्या बनाया, एक्चुअल में तो 3D होगा ना, कुछ 3D होगा वो मिरर। तो मैं एक स्फीयर ले लेता हूं, स्फीयर मतलब गोला 3D में, 3D स्फीयर, ठीक है। जैसे मेरे पास एक बॉल रखी है, एक स्फीयर, ठीक है, गोला, ठीक है। तो स्फीयर ले लिया एक मैंने, चलो भाई बना रहे हैं, पूरी कहानी समझ में आएगी, आज मजे आएंगे। हाँ मजेदार लेक्चर है। चलो स्फीयर है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, थ्योरेटिकल बात है। अब क्या मैं इस हिस्से को काट सकता हूं कि अगर मैं इस हिस्से को यहां पे पॉलिश कर दूं और इसको निकाल दूं तो ये हिस्सा क्या बना? ये हिस्सा ही तो मैंने यहां निकाल के रखा, ये बन गया कॉन्केव मिरर मेरा। तो कॉन्केव मिरर में क्या होता है, जो बल्जिंग सरफेस होता है, बल्जिंग सरफेस क्या होता है, ये वाला बल्जिंग सरफेस क्या होता है, जो मतलब बाहर की तरफ लग रहा हो थोड़ा सा, उसको हम बल्जिंग सरफेस कहते हैं। जो बाहर की तरफ लग रहा हो हम उसको बल्जिंग सरफेस कहते हैं। तो इसके अंदर जो बल्जिंग सरफेस होता है, इट इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच द बल्जिंग सरफेस क्या होता है, सिल्वर्ड होता है। क्या होता है? सिल्वर्ड होता है। अब सिल्वर्ड क्या होता है? सिल्वर में क्या चांदी की परत लगाते हैं? नहीं, सिल्वर का ये मतलब होता है कि एक सिल्वर कलर का कोट लगाते हो आप सबसे पहले, फिर पीछे एक ब्लैक कलर का कोट लगाते हो और उसके आगे आप मिरर का वो जो आगे जो ग्लास टाइप का होता है वो लगाते हो, ठीक है। तो मतलब पहले सिल्वर के अंदर क्या होता है, पहले सिल्वर कलर लगाते हो, सिल्वर का कोट लगाते हो, सिल्वर कलर का कोट, उसके बाद पीछे बैकग्राउंड में ब्लैक लगा देते हो उसके, ठीक है, जिससे वो एकदम होता है, उसके ऊपर बाकी जो लगा होता है वो लगा दो, ठीक है। तो बल्जिंग सरफेस क्या है? सिल्वर्ड है कि बल्जिंग सरफेस रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा, लाइट रेज आएंगी कि जैसे ये बेसिक रूल तो सबको पता होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट बना तो फोकस से निकल आती है। नहीं पता तो अभी मत देखो, रूल मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, रूल तो इमेज फॉर्मेशन अगले लेक्चर में बताऊंगा, यहाँ ये बात तो बताऊंगा। लेकिन चलो मान लो, मैं आपको कह रहा हूं अभी से मेरी बात मानो, अभी जो मैं कह रहा हूं वो मान लो कि प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है ये वाली, इसके पैरेलल अगर कोई लाइट रे आती तो इस पॉइंट फोकस से पास कर जाती है। अभी बताऊंगा फोकस क्या होता है, ठीक है। बस इतना मान लो कि एक लाइट रे आई, वो इस पॉइंट से पास कर गई, तो इंटरनल सरफेस ही तो रिफ्लेक्शन करेगी। कोई भी लाइट रे आएगी अगर वो पास करेगी तो इंटरनल सरफेस ही तो रिफ्लेक्शन कर रहा है। हाँ, तो इसका जो इंटरनल सरफेस होता है, इंटरनल सरफेस क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है। इंटरनल सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। कहानी समझो यार, अभी टेंशन मतलब कि प्रिंसिपल क्या है, फोकस के सेंटर कर रहे थे, कहानी समझो। तो कॉन्केव मिरर क्या हुआ, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका बल्जिंग सरफेस तो सिल्वर्ड होता है, सिल्वर्ड मतलब सिल्वर कलर का कोट और ब्लैक का, उसके पीछे ब्लैक है, और इंटरनल सरफेस क्या है, रिफ्लेक्शन के काम आता है। देखो बहुत से बच्चे रट लेते हैं कॉन्केव क्या होता है, समझो यार कि केव जैसा मिरर, ऐसे कहने में तो बात आसान है, समझो ना। तो ये होता है कॉन्केव मिरर की बल्जिंग सरफेस, इंटरनल सरफेस, ठीक है। चलो हालांकि इसकी डेफिनेशन नहीं आएगी आपके एग्जामों में कहीं भी, लेकिन चलो कहानी समझ में आई। कॉन्केव मिरर, अब कॉन्वेक्स की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, बल्जिंग सरफेस तो वहां भी होगा, बस अब कहानी थोड़ी सी बदलेगी, कहानी बदलेगी। ये कर दिया मैंने रब, ठीक है। So I have rubbed this diagram, so now let's continue with convex mirror. ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर ले लिया हमने दूसरी टाइप, इसी के अंदर हमने दूसरा पार्ट लिया हमने कॉन्वेक्स मिरर। अब प्लेन मिरर मत कह देना कोई, प्लेन मिरर पे पहले 4 घंटे के लेक्चर ले चुका, पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 3 है जो आज हम कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन का पार्ट 3, ठीक है। आ जाओ, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन लाइट कुछ भी बोलेगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ना, ये देखो इसके अंदर हम इसको ऐसे काट, अब ये वाला हिस्सा जो है ये कॉन्वेक्स मिरर, कट ये भी स्फीयर से रहा है, कट ये भी
स्फीयर से रहा है। और हॉलो स्फीयर होगा, हॉलो कैसे कि ऐसे ये स्फीयर है, ये तो भरा हुआ स्फीयर है, इसके अंदर सामान भरा हुआ है, क्रिकेट बॉल है इसके अंदर भरा हुआ है कोई चीज। हॉलो मतलब अंदर से खोखला खाली, उसको हम हॉलो स्फीयर कहते हैं। तो वो हॉलो स्फीयर होता है क्योंकि उसका सरफेस ही तो हमें यहाँ चाहिए, अंदर का थोड़ी हमें कुछ चाहिए होता है, तो थोड़ी सी थिकनेस होती है उसकी, तो हम इसलिए उसको हॉलो मानते हैं। एक्चुअल में हॉलो तो कुछ भी नहीं होता, हॉलो मतलब अंदर से खाली होता है, लेकिन दो लेयर्स तो एटलीस्ट होती है ना, एक इंटरनल एक्सटर्नल थोड़ा सा डायमीटर का फर्क होता है, लेकिन ऐसे हॉलो तो हम हॉलो ही बोलेंगे ना कि खाली होगा। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर ये वाला यहाँ से स्फीयर का हिस्सा काटा, अब इसमें मान लो ये हमने बना दिए इसके, अब देखो अभी ये मैं पी एफ सी पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख रहा हूं, इनकी डेफिनेशन बताऊंगा। मान लो ये कोई पॉइंट होता है किसी लाइन पे, अब ऐसे कोई लाइट रे आई वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर निकल गई, ऐसी कोई लाइट रे आई वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर निकल गई, तो ये सब मान लो मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो इंटरनल बल्जिंग सरफेस है, मतलब बाहर वाला सरफेस, जो बल्जिंग सरफेस है इसका बाहर वाला सरफेस, वो किस काम में आता है, इसका बल्जिंग सरफेस तो काम में आता है रिफ्लेक्शन के, बल्जिंग सरफेस तो इसका काम में आता है रिफ्लेक्शन के, बाहर वाला बल्ज किया, बल्ज मतलब निकला हुआ सरफेस। और इसका जो इंटरनल है, इंटरनल सरफेस किस काम के आ रहा है, इंटरनल सरफेस सिल्वर्ड है, मतलब यहाँ पे कहानी उल्टी होगी। सिल्वर्ड का मतलब तो समझ में आ गया कि सिल्वर कलर का कोट है, उसके पीछे ब्लैक, और थोड़ा ग्लास टाइप का लगाते हैं, कुछ सब्सटेंस लगाते हैं जिससे वो रिफ्लेक्शन आराम से हो सके। ठीक है, कहानी समझ में आई। हाँ, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर समझ में आ गया। और ये एक ही क्या चीज पता लग रही है, ये किससे निकले, ये स्फीयर से कट के निकले। अच्छा, ये स्फीयर से कट के निकले इसलिए इनका नाम स्फेरिकल मिरर्स है, इसलिए इनका नाम स्फेरिकल मिरर्स है। कहानी समझ में आई। हाँ जी, स्फेरिकल मिरर की बेसिक डेफिनेशन तो समझ में आ गई। अब कोई कॉन्वेक्स मिरर पूछे, ये मत कहना कि कॉन्केव का उल्टा, या मिरर जो ऐसा नजर आता है जी कि इसके इधर की तरफ, ये सब मत कहना, सीधा बोलना कि जिसका बल्जिंग सरफेस रिफ्लेक्शन के काम आता है, जिसका इंटरनल सरफेस सिल्वर्ड होता है, हम उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। पूरी डेफिनेशन बता रहे, ये मत बोलना कि ये होता है, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कहानी समझ में आई। हाँ जी, कहानी तो समझ में आ गई। अब हम और डेफिनेशन पढ़ेंगे। आ जाओ, अब एक डेफिनेशन बताते हैं हम आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, चलो आ जाओ। बेसिक डेफिनेशंस का पहला पार्ट तो स्फेरिकल मिरर हो गया, इसके अंदर स्फीयर से निकलते हैं मिरर, इसलिए स्फेरिकल मिरर कहते हैं, ये तो समझ में आ गया कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन। अब आ जाओ दूसरी डेफिनेशन लेते हैं। ठीक है, चिंता मत करो अगर पहले किसी को पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं पता, मैंने यहाँ पे पी एफ और सी लिखे, रूल्स मैंने बोला कि ये सबको पता होना चाहिए। नहीं भी पता कोई बात नहीं, बताऊंगा मैं आगे। नहीं पता कोई बात नहीं, टेंशन नहीं होना कि नहीं पता नहीं पता, आगे हम बताऊंगा। ये समझ लो कोई पॉइंट तो मान सकते हो ना, पीएससी अगर आपको नहीं पता भी कुछ भी, पीएससी 3 पॉइंट अपनी नोटबुक में तो बना सकते हो ना आप लोग, समझ सकते हो हाँ होंगे कोई पॉइंट, बस इतना समझ लो अभी के लिए। नहीं समझ में आ रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, बताते हैं, चलो हेडिंग लगाओ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये किससे निकलता है, सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय सी। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर मेरी वीडियो स्लो लग रही है 2x पे देख लो, अगर सब पहले से पढ़ रखा है 2x पे देखो, सीधा f इज इक्वल टू r माइनस r/2 से थीटा वाली कहानी पे जाओ। और अगर किसी को लग रहा है बहुत फास्ट हो तो 0.5x पे कर लो, यूट्यूब पे स्पीड मैनेज कर सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ये क्या होता है, अब ये जो दोनों स्फेरिकल मिरर्स निकले हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तो जैसे ये वाला हमने यहाँ पे करा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया जी कॉन्केव, ये हमारा हो गया कॉन्केव मिरर, और यहाँ पे हमने इधर की तरफ से करा, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स किसी ना किसी स्फीयर से निकले हैं, तो इस स्फीयर का ये जो हॉलो स्फीयर है हमारा, ये जो हमारा हॉलो स्फीयर है, इसका कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इस स्फीयर का कुछ सेंटर भी तो होगा। क्या मैं उसे सी लिख सकता हूं, हाँ। क्या इस हॉलो स्फीयर का कुछ सेंटर होगा, हाँ, इस हॉलो स्फीयर का कुछ सेंटर तो होगा, और यहां से एक पास करेगा, यहां से एक पास करेगा, तो इस हॉलो स्फीयर के जो सेंटर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोल रहा हूं कि स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है, पार्ट क्यों कह रहे हैं कि पूरा स्फेरिकल मिरर थोड़ी निकाल लोगे, पूरा हॉलो स्फीयर थोड़ी मिरर हो गया। ये मान लो ये हमारा क्या लिया मैंने, देखो कहानी समझते, छोटा सा बनाता हूं, ये मैं लिए कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर किसका पार्ट है, एक हॉलो स्फीयर का ही तो पार्ट रहा होगा किसी, ये किसी हॉलो स्फीयर का ही पार्ट रहा होगा, और उस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होगा उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप क्या लिख सकते हो, द सेंटर ऑफ द हॉलो
द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, हॉलो स्फीयर में यहां ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। हॉलो डायग्राम आप लोग बना लो। द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ, स्फेरिकल मिरर दोनों कॉन्केव कॉन्वेक्स के लिए हो सकता है ना, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ, ये क्या है, ये कॉन्केव है, ये कॉन्केव है, इसका सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का क्या मतलब होता है, कोई घुमाव, कोई घूमी हुई सी लाइन, उसको हम कर्वेचर कहते हैं। उस लाइन का सेंटर मतलब वो लाइन जो उस लाइन को पूरा जोड़ेंगे तो एक स्फीयर का हिस्सा बनेगा, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। समझ में आ गई कहानी? हाँ कहानी तो समझ में आ गई। अब लग रहा है कुछ कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? हाँ अब तो लग रहा है कुछ कॉन्सेप्ट समझ में हमें आ रहा है। तो आप लोग नोट कीजिए, मैं तो पानी पी रहा हूं। चलिए ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गई। हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया। सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर विद द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ, उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय कैपिटल सी। चलो ठीक है, समझ में आया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, इसी से एक टर्म जोड़ता हुआ बनता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा टर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बना दिया हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है, अब यही कहानी रही। अब बस यहां पे सेंटर की बजाय क्या बदला, सेंटर को यहां पे रेडियस से बदल दोगे। ठीक है, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं कि इस हॉलो स्फीयर का जो रेडियस है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर की एक और डेफिनेशन भी होती है, वहां पे हम वापस आएंगे। तो वो होती है हमारा, वो क्या होती है हमारा, पोल से जोड़ के। तो द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर विद द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ये तो हमारी तीसरी डेफिनेशन हो गई। लेकिन इसको हम ना एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं, वो तरीका हर किताब में मिलता है, ये नहीं मिलेगा। ये तो मैंने आपको जनरली बता दिया, लेकिन वो तरीका आपको डेफिनेशन लिखने को आती है। तो चौथा वाली डेफिनेशन होगी हमारी पोल की डेफिनेशन। पोल की डेफिनेशन, पोल की डेफिनेशन, चौथी डेफिनेशन लिखो, फिर तीसरी डेफिनेशन दोबारा लिखना। तीसरी में एक लाइन छोड़ दो चाहे, तो तब कहानी समझ में बहुत बढ़िया तरीके से आ जाएगी पोल की। चौथी कहानी पोल, उसके बाद हम फोकस पे आएंगे। अभी फोकस निकालना सिखाएंगे, फोकस क्या होता है, फिर फोकस का डेरिवेशन भी कराएंगे। पोल, पोल होता है हमारा पी से डिनोट। ये क्या होता है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर का बिल्कुल सेंटर होता है ना, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, उसको हम कहते हैं पोल। पोल क्या होता है कि जैसे हमने ये ले लिया, ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर। ठीक है, हमने कॉन्केव मिरर लिया। अभी किसी स्फीयर का पार्ट होगा तो मान लेते हैं यहां होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप मान लो। चलो स्फीयर आपके लिए मैंने ड्रॉ कर दिया, मुझे तो पता है, आपको हो सकता है ना पता, तो मैंने बना दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर की। जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये जो ये है, ये इसका आधा क्या होगा, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर क्या होगा, ये पोल। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पोल कहते हैं। इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं। समझ में आ रही है कहानी? हाँ कुछ कुछ तो कहानी समझ में आई। तो क्या हम इसी की मदद से एक डब्बा बना के चाहे हम लिख लो कि अब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो तीसरी वाली डेफिनेशन थी उसके साथ हम इसको जोड़ के पढ़ सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, जो जिस हॉलो स्फीयर का ये स्फेरिकल मिरर पार्ट है उसका रेडियस, और वो क्या है, पोल। पोल भी मतलब इसकी बॉर्डर पे कहीं लाया करता है, मतलब ऐसा हम कह सकते हैं किसी पॉइंट से दूरी आ रही होगी, चाहे यहां से लो चाहे यहां से लो, मेरे को पोल के टर्म्स में इसको डिफाइन करना है। चाहे यहां से लो चाहे यहां से लो चाहे यहां से लो, जहां का वो पार्ट रियल में है भी नहीं, इमेजिन कर रहे हैं, कहीं से भी लो, तो आर की वैल्यू तो यही रहेगी ना, स्फीयर में रेडियस तो हर जगह सेम ही रहेगा। लेकिन अगर मेरे को पोल के टर्म्स में डिफाइन करना है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो क्या आर ये नहीं होगा? क्या पोल स्फेरिकल मिरर के सरफेस पर लाई नहीं कर रहा है? हाँ कर रहा है। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो दूरी है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। हाँ उसको तो कह सकते हैं आर। So what is the R? R is the distance between the pole and the center of curvature. The distance
between the pole and center of curvature C। समझ में आ गई कहानी? हाँ जी, कहानी समझ में आ गई। और लिखो आर की वैल्यू क्या होगी, एक पॉइंट ये पी है, एक ये सी है, तो आर किसके बराबर हो, पीसी वाली लाइन के बराबर हो गया, खत्म। हाँ जी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप इसकी मदद से डिफाइन करके अपने एग्जाम में लिखना, चाहे वाली डेफिनेशन भी लिखा ना कि कोने में डब्बा बना के, ये मेन है, इसी पे मिलते हैं नंबर, क्योंकि ज्यादा टीचर्स को यही पता होती है, ज्यादातर बुक्स में यही लिखी होती है। वो भी कहानी ठीक है, ये इसको भी याद लोगे, इसको भी याद लोगे, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल लगता है कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को बच्चा रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहा है। लेकिन अगर वो वाली बात लिखी हो, थोड़ा सा ऐसा डायग्राम वायग्राम बना के ज्यादा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेन कहानी समझ में आ गई। हाँ, टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, क्यों कहते हैं उसको। बेसिक टर्म तो यही होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब जिसको समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में कि पी क्या होता है, सी क्या होता है, आर क्या होता है, समझ में आ गया। हाँ, पहले तो स्टार्टिंग में पी सी एफ इन सबको एक पॉइंट मान रहे थे कि पी एफ सी, या पे कोई पॉइंट होंगे जी, इस पे कोई लाइन बनती होगी। अब ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं, ये जो लाइन है इसको भी तो कुछ कहते हैं। मतलब पांचवी डेफिनेशन लिखो, पांचवी डेफिनेशन लिखो, प्रिंसिपल एक्सिस, इसी पे समझाते हैं। पांचवी डेफिनेशन है ये प्रिंसिपल एक्सिस। अरे यार चलो अब हम करेंगे मजे, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस होती है मेन एक्सिस, मतलब जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाली लाइन होती है, द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप लोग पूरा लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। की जो लाइन इनको यहां पे जोड़ रही है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये यहां से यहां तक भी निकल सकती है, आगे भी निकल सकती है, थोड़ा पीछे भी निकल सकती है। कभी कभी यूज में होती है कि बियॉन्ड सी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, एट सी रखते हैं, तो कहीं दूर तक भी निकल सकते हैं। लेकिन द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो भाई, प्रिंसिपल एक्सिस की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ हो तो आप लोग देख लेना, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ हो तो आप लोग देख लेना, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चेंज कर दो, आई एम रियली सॉरी। यहां से लिखी थी मैंने, देखो यहां लिखी थी मैंने सही, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। समझ में आई कहानी? लेकिन ये इससे बियॉन्ड भी जा सकती है, ये कहानी आ रहा है कि इससे बियॉन्ड भी जा सकती है। ये भी कह सकता है लाइन ज्वाइनिंग या पासिंग थ्रू, दोनों टर्म ज्वाइनिंग या पासिंग थ्रू। रियली सॉरी, रियली सॉरी। चलो कहानी समझ में आ गई। अब हम आते हैं कि फोकस किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, फोकस की कहानी समझते हैं। तो वैसे ही आप, वैसे जैसे ये पोल मैंने यहाँ पे बनाया कॉन्केव मिरर में, कॉन्वेक्स में बना के दिखा देते हैं। चलो कॉन्वेक्स का थोड़ा अलग से बनाते हैं, थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं, फिर कॉन्वेक्स में भी सारे बना के दिखाते हैं। चलो आज आज तो ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, इसका पूरे का सेंटर पोल, और जिस स्फेरिकल स्फीयर का पार्ट है हॉलो स्फीयर का, उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फेरिकल मिरर, द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर, द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, या डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये लाइन क्या हो गई हमारी, प्रिंसिपल एक्सिस, खत्म। ये किसका केस था, कॉन्वेक्स का, ठीक है। वो कॉन्केव का था, ये कॉन्वेक्स का है। समझ में आ रही है कहानी? हाँ मेरे को तो समझ में आ गई, ठीक है। चलो मजे आ रहे हैं? हाँ जी मजे आ रहे हैं। फोकस की कहानी थोड़ी सी टफ है, वो समझते हैं। उसके बाद फोकल लेंथ का पूरा डेरिवेशन करेंगे, फिर फोकल प्लेन पे आएंगे, उसके बाद ये लेक्चर खत्म करेंगे ताकि अगले लेक्चर की ओर बढ़ सके, ठीक है।
अब आ जाओ, फोकस की दो डेफिनेशन लिखेंगे। फोकस की डेफिनेशन अलग अलग होती है यार, देखो दोनों स्फेरिकल मिरर के लिए फोकस कौन डिनोट करता है, एफ से। ये वही वाला पॉइंट है जो पीसीएफ में अभी तक मैं बता रहा था। तो ले लो भाई, दो जगह ले ली। यहाँ मैं बनाऊंगा कॉन्केव मिरर, यहाँ पे मैं बनाऊंगा कॉन्वेक्स मिरर। चलो बना लो। बना लिया, हाँ बना लिया, कॉन्केव केव की तरह होने वाला मिरर। अब देखो, अब तो आपको बार बार स्फीयर बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो ये बना दिया मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ना क्या होता है कि मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक लाइट रे डालता हूं। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर एक लाइट रे डालता हूं, तो एक कहानी समझो कि जो इन स्फेरिकल मिरर्स का क्या होता है। एक कहानी मैंने पहले लेक्चर में बताई थी कि स्फेरिकल मिरर्स में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगते हैं। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हर सरफेस पे वैलिड है, वैलिड ऑन ऑल सरफेसेस। तो क्या स्फेरिकल मिरर पे वैलिड नहीं होगा? हाँ होगा। तो क्या यहाँ पे कोई एंगल आई बनेगा? हाँ, लेकिन इसका नॉर्मल कहां से पास होगा? इसका नॉर्मल कहां से पास होगा? नॉर्मली तो बनेगा द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए नॉर्मल चाहिए होगा, तो एक नोट डाल के कोने में लिखो, द नॉर्मल ऑफ अ स्फीयर स्फेरिकल मिरर पासेस थ्रू द सेंटर। सर्कल में भी आप लोग मैथ में पढ़ोगे कि अगर कोई परपेंडिकुलर इस टाइप से बनाएंगे तो सेंटर से पास करता है ना, सेंटर से। लिखो यहाँ पे कहीं नोट डाल के लिखो, नॉर्मल इन अ स्फेरिकल मिरर, एनी स्फेरिकल मिरर passes through center of curvature। मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, passes through center of curvature। ठीक है, कहानी लिखो अभी। चलो ये मिटा दो। अब देखो यहाँ पे जब ये नॉर्मल पास हुआ तो ये कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बनाएगा। हाँ जी बनाएगा। तो अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो बनेगा। हाँ, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? नॉर्मल से कुछ एंगल पे टिल्ट हो जाएगा। कि नॉर्मल जैसे इसके बीच में ये एंगल है, ठीक है, अभी इतना ही एंगल नॉर्मल से दूर होगा, इतना ही एंगल नॉर्मल से टिल्ट होना चाहिए। हाँ जी, तो एक लाइट रे रिफ्लेक्टेड बन जाएगी। ये हो जाएगा हमारा एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हर जगह होता है। तो जिस पॉइंट से पास करेगा उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस। कहानी समझ में आई? लेकिन ये वाली कहानी में भी गलत प्रूफ करूंगा। जब फोकस की डेरिवेशन बताऊंगा ना, अभी इसके बाद बताऊंगा, तब पैरा एक्सियल रेस, मार्जिनल रेस, पेरिफेरल रेस, इसके बाद पहले वो बताऊंगा मैं आपको, एपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर। उसके बाद पैरा एक्सियल और मार्जिनल रेस जब बताऊंगा ना, तब पता लगेगा अरे ये कहानी तो बिल्कुल ही अलग थी। मतलब कहानी ये सही है जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, लेकिन तब लगेगा अरे भाई बिल्कुल ही अलग दुनिया में चल रहा है फिजिक्स में। ठीक है, आ जाओ। तो जिस पॉइंट से पास कर रिफ्लेक्टेड लाइट रे स्फेरिकल थी, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन कॉन्केव मिरर के लिए कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे? इफ अ लाइट रे, इफ एन इंसिडेंट लाइट रे सच दैट इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मैं लिख रहा हूं यहां पे, इफ अ लाइट रे इज सच दैट, ओ माय गॉड इट इज इंग्लिश वाला क्वेश्चन था। ओ चलो मैं थोड़ा सा इंग्लिश मोड में चला जाता हूं। If a light ray is such that it is if an incident light ray, I'm really sorry, चलो, if an incident light ray is such that it is parallel to the principal axis, parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस, की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, then the point through which it passes after reflection, then the point through which, then the point on the principal axis, then the point on the principal axis in a concave mirror through which it passes after reflection is called focus। क्या बोला?
कि अगर एक इंसिडेंट लाइट रे, इफ एन इंसिडेंट लाइट रे सच दैट इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही बोल दी मैंने कि इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, हाँ, then the point on the principal axis of a concave mirror in a concave mirror through which it passes after reflection is focus। क्या बोल रहा हूं, then the point मतलब वो पॉइंट जिससे जो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, हाँ फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे है, then the point on the principal axis in a concave mirror through which it passes after reflection, की मतलब वो पॉइंट जिससे वो रिफ्लेक्शन के बाद पास करती है प्रिंसिपल एक्सिस पे है कॉन्केव मिरर के, उस पॉइंट को हम एक फोकस करते हैं। क्या इसका फोकस रियल है? क्या फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर रियल है? क्या फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर रियल है? हाँ जी रियल है। रियल और वर्चुअल तो समझ आता है, रियल, हाँ रियल में मिल रही है लाइट रेस। ठीक है, मैं ऐसी कितनी भी लाइट रेस बनाऊं, ये एक रूल होता है या हम रूल इसी से डेराइव करेंगे ये कह लो, लेकिन फोकस की डेफिनेशन समझ में आई कॉन्केव मिरर के लिए? हाँ, कहानी तो समझ में आई हमें थोड़ी सी। अब चलो भाई ऐसी कॉन्वेक्स मिरर की कहानी पकड़ते हैं। चल पूरा कर देते हैं, आज पॉज करके लिख लेना, जिसने ना लिखा हो, जिसने लिख लिया वेल एंड गुड, जिसने नहीं लिखा वो भी वेल एंड गुड ही लिख लेगा, आगे मेहनत करते रहो। चलो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर की कहानी तो हो गई, यहाँ पे पूरी नंबर 1 डाल लेना फोकस के लिए। और अब हम कहानी करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, आ जाओ। फिर इसके बाद लीनियर एपर्चर, पैराक्सियल रेज, मार्जिनल रेज, फिर पैराक्सियल और मार्जिनल के लिए फोकस का फर्क बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको क्या कहानी सिखाऊंगा, फोकल लेंथ की डेरिवेशन की। ठीक है, बहुत टाइम है। आ जाइए, तो कॉन्वेक्स मिरर बना लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के फोकस की कहानी। चलो बनाते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या रहा, इतना गाना क्यों गाते हो? मैं तो सीधा सीधा पढ़ता हूँ। चलो बना दिए, ये पोल बनाया, ये फोकस बनाया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया। चलो अभी फोकस नहीं बना रहे, अभी बनाएंगे ना, डेराइव तो करने दो फोकस। अब क्या मैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस लिख सकता हूँ? हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कहानी समझ में आई। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर दूसरी कहानी, पहली कहानी कौन सी? कॉन्केव की। कॉन्वेक्स मिरर बन गए कॉन्वेक्स, जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर कर्वेचर ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब कहानी के मजे, थोड़ी देर आनंद लो। अगर मैंने एक लाइट रे बनाई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर मैंने एक लाइट रे बनाई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर मैंने एक ऐसी लाइट रे बनाई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो मैंने क्या बोला? नॉर्मल इन एनी स्फेरिकल मिरर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका कैसे बनेगा? अब इस पॉइंट पे मेरे को नॉर्मल बनाना है, तो मतलब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो पास करेगा ना? हाँ जी करेगा, ये रूल तो मैंने आपको दिखा दिया अभी नॉर्मल। अब यहाँ पे क्या होगा? ये एंगल आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा एंगल आई, और एंगल आर, ये हर सरफेस पे वैलिड है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल पे भी वैलिड होगा। तो अगर ये यहां से लाइट रे के बीच का, इनके बीच का एंगल जो है वो इतना है, तो क्या ये लाइट रे इसको इतना टिल्ट नहीं कर देगी नॉर्मल से? क्या है मेरा इसको इतना टिल्ट नहीं कर देगा कि नॉर्मल से कुछ एंगल आर पे जाएगा? मतलब एंगल आई और एंगल आर बराबर, ये थीटा एंगल है, हाँ, तो ये भी कुछ थीटा टिल्ट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एंगल आर, एंगल आई एंगल आर के बराबर है। क्या अगर मैं इसको पीछे जोड़ूं तो क्या ये ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई ह्यूमन आई हो? क्या इसको पीछे लेके जाने की कोशिश करेगा? हाँ करेगा। कि कहां से आए, तो पीछे क्या ऐसा नहीं लगेगा कि पीछे किसी पॉइंट से आ रही है और वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है? हाँ, और पॉइंट क्या है? फोकस। अरे भाई पूरी कहानी समझ में आ गई? हाँ समझ में तो आनी चाहिए थी। चलो 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 चलो, कहानी समझ में आई? अरे भाई मजे आ गए। कोई कल जाएगा अपने दोस्तों को स्कूल में समझाएगा, आज मैं बता दो तुम्हें फोकस कहां से आया है, फोकस की कहानी सुनाता हूं। चलो, if an incident light ray, पूरा लिखो कहानी। चलो, if an incident light ray is parallel to principal axis
ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे, then after reflection when the reflected ray is joined backwards, when the reflected ray is joined backwards, then the point on the principal axis it appears to come from एक मच्छर आ गया है हमारा लेक्चर लेने, इज कॉल्ड फोकस। कहानी समझ में क्या बोला कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे ऐसी है जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जब हम रिफ्लेक्टेड लाइट रे को पीछे जोड़ते हैं, देन द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम, जिस पॉइंट से ऐसा लगता है कि वो आ रही है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। समझ में आई कहानी? हाँ, कहानी तो कुछ कुछ समझ में आई हमें। हाँ, कहानी तो समझ में आ गई हमें। कहानी समझ में आई? हाँ, कहानी तो समझ में आ गई हमें। कहानी समझ में आ गई। ऊपर ऑन द सरफेस इन if an incident light is parallel to the principal axis of convex mirror, then after reflection when the reflected ray is joined backward, then the point on the principal axis it appears to come from is called the focus। उसको जब हम पीछे की तरफ जोड़ते हैं तो जिस पॉइंट से ऐसा लगता है कि वो आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस, उसको फोकस कहते हैं। क्या इसका फोकस, ये कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है, क्या है? रियल है कि वर्चुअल? वर्चुअल, क्योंकि यहाँ पे लाइट रे ऐसा लग रहा है पीछे जोड़ रहे हैं, एक्चुअल में नहीं है। वहां पे तो ऐसे कॉन्केव मिरर के केस में तो पास कर रही थी ना फोकस, या पास नहीं कर रही, हम ऐसे अपीयर कर रहे हैं कि बैकवर्ड ज्वाइन कर, तो अपीयर्स टू कम फ्रॉम, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम, ऐसा लग रहा है वो आ रही लेकिन है नहीं, तो इसलिए हम इसको वर्चुअल मानते हैं, रियल नहीं है इसका फोकस। ठीक है, अब देखो कहानी समझ में आई। फोकस हमारा कौन सा टर्म था? पांचवा टर्म था शायद। अब छठा टर्म लेते हैं हम। छठा टर्म। चलो आ जाओ। तो अब तो पूरी कहानी समझ में आ गई। हाँ, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर की कहानी समझ में आ गई। अब आ जाओ एपर्चर लेंगे और उसके बाद पैराएक्सियल और मार्जिनल रेज, पेरिफेरल रेज, इनकी कहानी को समझेंगे और फिर पूरा डेरिवेशन करके आज का ये वीडियो खत्म करेंगे। ठीक है, क्या लेना है? छठा टर्म, एपर्चर। तो जैसे एक स्फीयर के 3D हिस्से का पार्ट होता है, कि जैसे एक स्फेरिकल मिरर है तो एक स्फीयर के 3D हिस्से का पार्ट होता है, मतलब होता तो 3D है ना इन दी एंड। हाँ, तो होता तो 3D, ऐसा गोल सा ही तो होगा। तो ये जो एक 3D सरफेस है, इसका जो 3D अपीयरेंस है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? एपर्चर कहते हैं। जिसका 3D से सरफेस है ना, इसको हम एपर्चर कहते हैं। और ऐसे जो पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ एपर्चर। रेडियस ऑफ एपर्चर का क्या मतलब होता है? कि एपर्चर का रेडियस। अब ये एपर्चर ना दो तरीके से डिवाइडेड है। एक तरीका तो है लीनियर एपर्चर का, एपर्चर की स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, एपर्चर ये सिंगल पी है भाई। ठीक है, एपर्चर, ठीक है, ये भी सिंगल एपर्चर। ठीक है, तो लीनियर एपर्चर और एक इसका टाइप होता है फर्स्ट टाइप, ये होता है इसका सेकेंड टाइप, एंगुलर एपर्चर। दो कहानी है छोटी छोटी सी, पूरा समझ लो ताकि 12वीं में टाइम ना खर्च करना पड़े इन सब चीजों पे। एक लीनियर एपर्चर, एक एंगुलर एपर्चर। 3D सरफेस ही तो होता है ये एक
3D सरफेस ही तो है। हाँ जी, एक मिरर का 3D सरफेस ही होता है। ऐसे अगर मैं कॉन्वेक्स के लिए बनाऊंगा, ये मैंने कॉन्वेक्स के लिए बना दी, ये भी एक 3D सरफेस है। तो सारे एक 3D सरफेस का ही तो पार्ट है। जब इसको ऐसे जोड़ेंगे तभी तो एक स्फीयर बनेगा। हाँ, तो ऐसा लग रहा है एक स्फीयर के पार्ट है। हाँ, अब कहानी समझ में आई कि रेडियस ऑफ एपर्चर क्या है। चलो, लीनियर एपर्चर क्या होता है। देखो, जो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरी। पेरिफेरी क्या मतलब होता है, बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स। ये क्या होता है, पेरिफेरी। पेरिफेरी बोलते हैं। पेरिफेरी का मतलब समझ में आ गया। हाँ, पेरिफेरी का मतलब तो समझ में आ गया। पेरिफेरी मतलब जो बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं। पेरिफेरी मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम, मतलब इसके कॉर्नर में कुछ नहीं है कि ये सबसे ज्यादा कॉर्नर मोस्ट पॉइंट है। हाँ, कि मतलब ऐसे आधा स्फीयर काटो तो इसकी पेरिफेरी है। पेरिफेरी समझ में आ गया। लीनियर एपर्चर क्या होता है, आप समझो कि जैसे मैंने एक स्फेरिकल मिरर लिया, कॉन्केव बनाते हैं। चलो आ जाओ, कॉन्केव मिरर लिया। तो लीनियर एपर्चर क्या होता है, इसकी पेरिफेरी के पॉइंट्स के बीच की दूरी, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर एपर्चर। कि मतलब मान लो मैंने ये ले लिया, एक पोल ले लिया अपना, ये फोकस ले लिया, ये मैंने अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया। तो ये पॉइंट एक हुआ, मान लो इस पॉइंट को नाम दिया मैंने आर दिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया डी दे दिया। चलो, तो जब मैं इस पॉइंट आर और डी, ये क्या है, पेरिफेरी है, बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम पॉइंट है। तो अगर मैं इस पॉइंट आर और इस पॉइंट को डी को जोड़ूं, तो ये जो दूरी आएगी ना, ये जो दूरी है, जो लंबाई है, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर एपर्चर। इसी लंबाई को क्या बोलता है, लीनियर एपर्चर। तो इसको क्या बोलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन पेरिफेरी ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ इतनी जगह नहीं है। ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड लीनियर एपर्चर। अब एंगुलर एपर्चर क्या होता है, कि मतलब एंगल से जुड़ी हुई कहानी होगी। हाँ, एंगल से जुड़ी हुई कहानी को तो हम एंगुलर एपर्चर में पढ़ेंगे। हाँ, एंगल से जुड़ी हुई कहानी को तो हम एंगुलर एपर्चर में ही पढ़ेंगे। तो मतलब इस कहानी का लीनियर एपर्चर क्या होगा, कि दो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ पेरिफेरी, अगर मैं इसको आर मान लेता हूँ, छोटा आर नहीं, चलो एक्स मान लेते हैं, तो क्या ये रेडियस ऑफ एपर्चर नहीं हुआ, ये इस एपर्चर का रेडियस नहीं हो गया, ये तो रेडियस ऑफ एपर्चर हो गया। तो ये पूरी लाइन को हम एक हिसाब से क्या कह रहे हैं, डायमीटर ऑफ एपर्चर भी तो कह रहे हैं कि हाँ, ये डायमीटर 2r है, लीनियर एपर्चर, डिस्टेंस इनके बीच की दूरी। हाँ, तो ऐसे भी निकल सकता है, ऐसा भी सवाल आ सकता है। चलो, अब एंगुलर एपर्चर की कहानी को थोड़ा सा कोने में जगह ले लेते हैं। इसको क्या मिटा सकता हूँ, हाँ मिटा सकते हो। चलो, एंगुलर एपर्चर की कहानी को समझते हैं, आ जाओ। तो इसका दोबारा बनाकर दोबारा से समझा देनी चाहिए एंगुलर एपर्चर की कहानी। ठीक है, एंगुलर एपर्चर में क्या होता है कि मान लो मैंने एक स्फेरिकल मिरर लिया, ये एंगुलर एपर्चर बना, ठीक है। एंगुलर एपर्चर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो दो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ पेरिफेरी हैं, अगर मैं इन्हें सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जोड़ूं, तो क्या बनाएंगे, थीटा। और ये क्या है, दूरी आर है। ये क्या है, दूरी आर है, ये आर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो होगा, ये भी तो आर ही होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्योंकि ये भी किसी स्फीयर का ही पार्ट है ना। हाँ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये एंगल थीटा। क्या हम इससे लीनियर एपर्चर की दूरी अगर कोई पूछने बैठ जाए, ये तो क्या है, ये तो रेडियस ऑफ एपर्चर है। 2r क्या है, छोटा r, रेडियस ऑफ एपर्चर। ये स्फीयर का रेडियस नहीं है, रेडियस ऑफ एपर्चर है, एपर्चर का रेडियस, ना कि रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर तो कैपिटल आर है। क्या हम इनके बीच की रिश्ता निकाल पाएंगे? हाँ, मोशन एंड 1D के अंदर भी मैंने निकलवाना था। एक पुराना चैनल था जिसको हमने हटा दिया था, तो उसके अंदर हमने ये वाले कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि वो मोशन इन 1D के अंदर मैंने पढ़ा था, जो क्लास 9th वालों के लिए काइनेमेटिक्स है। तो अब भी दोबारा यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा मैं काइनेमेटिक्स कुछ टाइम बाद क्लास 9th के लिए, और इस बार मैं पिछली बार से बेहतर पढ़ाऊंगा। ये मेरा वादा है कि इस बार मैं पिछली बार से भी बेहतर पढ़ाऊंगा आपको। तो वहां इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेंगे, बट यहां भी बताऊंगा इनके बीच का रिश्ता। तो एंगुलर एपर्चर को क्या बोला, थीटा। ये क्या है, द एंगल, द पॉइंट ऑफ periphery on two extreme ends
forms with the center of curvature C। पूरी कहानी समझ में आया? एपर्चर समझ में आ गया? हाँ, एपर्चर आज समझ में आया, आ जाएंगे मजे। तब देखो 2r के बीच का रिश्ता और उसके बीच का रिश्ता निकालना सिखाया। चलो चलो इसको समझते हैं कि अगर हम एक सर्कल ले लें, लेकिन हम इसे यूनिफॉर्म केस के लिए मानते, याद रखना है किसके लिए बताऊं, सिर्फ यूनिफॉर्म केस के लिए, सिर्फ यूनिफॉर्म केस के लिए लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पढ़ते हैं हम लोग यूनिफॉर्म केस के लिए। ठीक है, हेडिंग लगाओ लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, यहां पे लग जाएगा वो कॉन्सेप्ट, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कि एक सर्कल बना लो, अभी इससे भी जोड़ के बताएंगे पूरी कहानी। ये सर्कल का सेंटर सी, या तो ओ लेते हैं हम, चलो सी ले लेते हैं, आपको सहूलियत रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड बना दी, तो एपर्चर क्या है, उसी सर्कल के ऊपर एक कॉर्ड ही तो है एक हिसाब से। एपर्चर क्या है, उसी सर्कल के ऊपर एक कॉर्ड ही तो है। हाँ जी, कॉर्ड ही एपर्चर। कहानी का मोटिव सुन लो यार, ऐसे ऊपर ऊपर से कहानी में बता दूं तब तो कोई बात ही नहीं होता है, वैसे ही बता दूंगा आपको 10 मिनट में बताता है पूरी कहानी। यहाँ इतना टाइम क्यों दे रहा हूं मैं, कि आपको समझ में तो आए। कहानी कॉन्सेप्ट को जोड़ जोड़ के पढ़ो यार, मजे तभी आते हैं। ऐसे में ऊपर से बताना चलता है एपर्चर ये होता है, फोकस ये होता है, मजा आया ना आज। फोकस पीछे जोड़ जोड़ के दिखा रहे, बन गया फोकस। मजा तो तब आता है ना कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अच्छा, अब ये हमारा है रेडियस आर, ये है हमारा रेडियस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर हम ऐसी यहाँ पे ये अपर्चर मान ले रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इसका डायमीटर ऑफ अपर्चर हो गया, है ना। अपर्चर एक हिसाब से काफी जगहों पे, काफी सारी बुक्स में अपर्चर को लिखा होता है, दैट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर वाला पार्ट की स्फीयर का जो हिस्सा कट किया उसको जो डायमीटर, तो उसको अपर्चर कहते हैं। ठीक है, तो उसको अपर्चर कहते हैं काफी किताबों में। अब हम तो कॉर्ड मान रहे हैं ना कि है तो वो कॉर्ड ही एक सर्कल से जोड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ यूनिफॉर्म के अंदर लगा, ये यूनिफॉर्म स्फीयर वाले केस में लगा, यूनिफॉर्म केसेस। यहाँ पे सब कुछ यूनिफॉर्म हो, बराबर से देखो। ठीक है, यहाँ पे पोल फोकस। अब देखो यहां पे क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये एंगल में अपर्चर हो गया थीटा, तो ये वैल्यू क्या होगी। देखो ये मैं जब काइनेमेटिक्स 1D मैंने जब पिछले चैनल पे पढ़ाया तो उसको हटा दिया था मैंने कुछ रीजंस की वजह से। तो यहाँ पे भी आप देखो, इस वाले चैनल पे मैं बार बार कह रहा हूं, मैं काइनेमेटिक्स क्लास 9th की पढ़ाऊंगा और जे नीट फाउंडेशन के लेवल पढ़ाऊंगा। जो पिछली बार चला गया उसको उससे बहुत बेटर पढ़ाऊंगा मैं इस बार मैं उससे 10 गुना बेटर पढ़ाऊंगा, अपनी पूरे डेडिकेशन से पढ़ाऊंगा इस बार। ठीक है, जो पिछले पढ़ा था उससे भी 10 गुना बेटर, तो वो भी आएगी। आप देखो इस चैनल पे जाके स्टार्टिंग में सबसे पहले लेक्चर मैंने काइनेमेटिक्स के डाले, 2-3 लेक्चर पढ़े हुए हैं, वो सबसे पहले लेक्चर ही मैंने काइनेमेटिक्स क्लास 9th वालों के लिए डाले, क्लास 10th वालों के लिए डाले। तो काइनेमेटिक्स में आगे पढ़ाऊंगा, उसके अंदर वेक्टर भी पढ़ाऊंगा, डिफरेंशिएशन के बेसिक्स पढ़ाऊंगा, बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, यूवी रूल पढ़ाऊंगा, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम दो यार, थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है, तो थीटा अपने बोर्ड की पढ़ाई जारी रखो। तो एक कॉर्ड है हमारी, अब इस कॉर्ड की लंबाई कैसे निकाले भाई, तो वहां भी ये कॉन्सेप्ट मैं दोबारा बताऊंगा, 9th वालों को दोबारा बताऊंगा, और बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा, पिछली बार से भी अच्छा पढ़ाऊंगा, मैं बार बार कह रहा हूं। तो थोड़ा सा मेरे पे विश्वास रखो, मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन इतना कहूंगा, अपनी बोर्ड की तैयारी साथ साथ करते रहो, कि हमारे लेक्चर्स का भाई देखो बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, कि जैसे फोन में रिकॉर्डिंग में बहुत टाइम लगता है, पुराना फोन है, या कैमरा क्वालिटी के साथ है, एडिटिंग के साथ है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए हमारे लेक्चर्स थोड़ा धीमे आते हैं। इसलिए अपनी बोर्ड की तैयारी जारी रखो, बोर्ड के लिए मेरे पे डिपेंडेंट मत हो, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मी। कहीं कोचिंग जाते हो वहां जाके पढ़ो, स्कूल में पढ़ते हो, जहां पढ़ते हो वहां पढ़ो, लेकिन यहाँ पे जितना मिल रहा है यहां से ले लो अभी के लिए। ठीक है, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मी। चलो ठीक है, तो एक कॉर्ड ऑफ द सर्कल की लंबाई कैसे निकालते हैं, यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला, इस कॉर्ड पे मैंने सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला, कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू द कॉर्ड। बना दिया आपने, अभी 2 ट्राइंगल नहीं बन गए, हाँ 2 ट्राइंगल बन गए। अब ये रेडियस आर आर, ये वाली साइड सेम हो गई, हाँ कहानी तो सेम हुई। अब जब ये रेडियस आर है, ये 90 डिग्री राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, क्या अगर मैं इसको सी मान लेता हूँ, इसको मैं आर माना था, इसको मैंने डी माना था, और इस पॉइंट को चलो मैंने क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो क्या हम ये 2 ट्राइंगल उठा सकते हैं, सी आर एक्स, हाँ उठा सकता हूँ, सी आर एक्स राइट एंगल, उसके बाद सी एक्स तो ये रहा, और ये हमारा रेडियस के बराबर है। कहानी समझो, मजे करोगे।
ठीक है यार, फोन पुराना है तो ऐसे ही थोड़ा रिकॉर्डिंग में टाइम हमें लगता है। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये ऐसे हो गया, और CD भी अपने आप में रेडियस के ही बराबर है। तो क्या हम इसको राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से ले सकते हैं? हाँ, बाय RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलैरिटी में कोई RHS नहीं होता, सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया पहले बताया वहां पे। अब जाके देखो, पहले तो लेक्चर में करा रखी है चीजें थोड़ी बहुत। अब देखो क्या है, कैसे कह रहा हूं, राइट एंगल, उसके बाद एंगल CXR इज इक्वल टू एंगल CXT 90 डिग्री। अब देखो CX इज राइट एंगल, अब हाइपोटेन्यूज क्या है? CR और CD। CR इज इक्वल टू CD, बोथ आर रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल तो बराबर ही होता है, लॉजिक पूरी लिखते चलना। अब साइड की बात, तो CX इज इक्वल टू CX, ये क्या है? कॉमन साइड है, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हो? CXR, ट्राइंगल CXR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CXD, लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख दो, लिखने में क्या जाता है। अब बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, CPCT आर इक्वल, हम क्या कहेंगे? आप पूरे लिखो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि RX, एक बार चेक कर लो क्या कह रहे हैं, CXR, एंगल CXR कौन सा? CXR, नाम बहुत केयरफुल लिखना, CXD, उसके बाद XRC, और ये क्या है? XRC XRC, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, थोड़ी भाई थीटा तो मैं बोल रही है, इसको आप लोग थीटा डैश मान लो, थीटा डैश। हाँ, ये इसके सामने वाला इक्वल साइड्स के सामने वाला एंगल इक्वल होता है, क्लास 8 में पढ़ा सबको पता है। ठीक है, और उसके बाद साइड एक वाले CX के बराबर, XR XD के बराबर ही चाहिए हमें, और CD CR के बराबर। ठीक है, तो क्या मैं इससे कह सकता हूं कि CR CD के बराबर है? CR CD के बराबर तो वैसे लिखा, सॉरी, क्या मैं इससे कह सकता हूं कि XR XD के बराबर है? X ऑफ R X ऑफ D के बराबर है? हाँ, बराबर तो है। तो क्या मैं इसके अंदर से ये निकाल सकता हूं? और क्या मेरे को एक कहानी और पता लग रही है? हाँ, कि अगर मैं इसकी एक लंबाई निकाल दूं तो दूसरे की भी निकल जाएगी। ये कहानी सबसे पहले निकली हमने। और एक और बात बताओ, क्या ये एंगल इसके बराबर होगा? RCX इज इक्वल टू RCD। देखो RCX एंगल, RCX इज इक्वल टू एंगल RCX इज इक्वल टू एंगल RCX DCX के बराबर क्या होगा? ये RCX DCX के बराबर होगा, ये एंगल दोनों बराबर होंगे। हाँ जी, होंगे ये दोनों बराबर, हमने ये सिमिलर प्रूफ करे हैं। आगे अब क्या मैं ये वाली पूरी कहानी यहाँ पे निकाल सकता हूँ? हाँ, कि ये एंगल फिर कितना होगा जब ये दोनों बराबर है? तो θ/2 या θ/2, क्योंकि इनको प्लस करेंगे तो थीटा। ठीक है, कि अगर हम एंगल को L मान लें और L मान लें, ये थीटा के बराबर है, तो 2L किसके बराबर होगा? थीटा के, तो L किसके बराबर हो? θ/2 के। L कौन सा? ये θ/2। अब क्या एक की वैल्यू निकाल दो तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू 2r sin θ/2 आती है, RD की वैल्यू कॉर्ड है 2r sin θ/2 होती है। ठीक है, सारी गणित लगा डाली। चलो लेट्स डू इट। ठीक है, θ/2 वाली कहानी समझ में आ गई? हाँ जी। अब क्या अगर मैं XR XD में से कोई सा भी एक निकालूं तो बराबर रख सकता हूं? हाँ, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? RD की। RD क्या है? XR प्लस का XD। अब मैं XD निकाल लूं तो XR भी आ जाएगा, तो RD की वैल्यू क्या हो गई? XR और XD, हाँ फर्स्ट से निकाल के रख दो, क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ XD फ्रॉम फर्स्ट। हानि फर्स्ट से उठा ली, इधर से उठा के यहाँ रख दी। अब XD निकाल लो इस ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल है, θ/2 वैल्यू है, खत्म करो कहानी। वहां पे जब मैं 9th क्लास में काइनेमेटिक्स का बैच पढ़ाऊंगा, अभी जैसे काइनेमेटिक्स के 2-3 लेक्चर आ चुके हैं यूट्यूब पे, आगे फॉर इन द फ्यूचर और भी लेक्चर आएंगे, 11वीं पढ़ाएंगे, 12वीं, सब कुछ आएगा, धीमे धीमे आएगा यार, कुछ सालों का टाइम लगेगा, तो वो सब भी आएगा। तो वहां पे जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पे तो ज्यादा एग्जाम्पल कराऊंगा, 120 डिग्री 60 डिग्री अलग अलग पेन कराऊंगा, यहाँ इतना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम बेसिक बातें पढ़ रहे हैं उसकी, कि वहां में पढ़ा दूंगा 9th में, तो जो वहां से फॉलो कर सकता है वहां से देख ले, बाकी यहाँ से देखो। ये अभी अब देखो ये वैल्यू क्या है? ये है हमारी R, हमें चाहिए ये वैल्यू,
कोई ऐसा रेशियो है जो हम किस ले सकते हैं यहाँ पे? हाँ, साइन ले सकते हैं। साइन, अब यहाँ पे एंगल कौन सा? साइन थीटा बाय टू। थीटा बाय टू को एंगल मान लो है, एंगल मान लो। अब देखो साइन एल भी ले सकते हो कि हमने इसको एल माना था, जो लोग थोड़े से अनकंफर्टेबल हो रहे हैं वो एल मान ले चलो। साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये साइन होगा, साइन परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड एक्स डी, बाय में क्या हो जाएगा हमारा सी डी। अब एल की वैल्यू साइन थीटा बाय टू, एक्स डी की वैल्यू लिखो भाई, पता नहीं यही हमें चाहिए थी। सी डी तो रेडियस के बराबर, तो एक्स डी की वैल्यू क्या आ गई? आर साइन थीटा। यूनिफॉर्म केसेस में ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। अब आर डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2r साइन थीटा बाय टू। ये किसकी वैल्यू होगी? लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ। यहीं से आप एपर्चर निकाल सकते हो, लीनियर एपर्चर का यूनिफॉर्म का केस दे रखा और फिर एंगुलर एपर्चर का थीटा यूज करोगे। थीटा किसमें मिलेगा? एंगुलर एपर्चर की वैल्यू में। एंगुलर एपर्चर की वैल्यू यहाँ पे डालो, लीनियर एपर्चर की निकालो, खत्म। 2D में अगर इमेजिन करना चाहते हो उसको। ठीक है, अब आ जाओ पैराएक्सियल एंड मार्जिनल रेस। बहुत बढ़िया कहानी, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है पैराएक्सियल एंड मार्जिनल रेस। तो चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। तो अब देखिए इस कहानी से क्या समझ में आया कि ये जो वैल्यू है ना, ये आर डी की बजाय मैं क्या लिख सकता हूं? ये मैं आर डी की बजाय ना यहाँ पे क्या, ये मेरे लीनियर एपर्चर की वैल्यू है, ये मेरे लीनियर एपर्चर है। और यहाँ पे मैं क्या डालूंगा? यहाँ पे मैं एंगुलर एपर्चर डाल दूंगा। यहाँ पे थीटा की बजाय मैं एंगुलर एपर्चर की वैल्यू रखूंगा जो हमें थीटा में दी होगी। तो जब मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो क्या मेरे को 2r साइन थीटा बाय 2 से वैल्यू पता लग जाएगी? हाँ, पता लग जाएगी। ठीक है, कहानी समझ में आई? हाँ, फीलिंग तो आ गई। फील ही तो जरूरी है। फील 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 फील। चलो, कहानी समझ में आनी है बहुत जरूरी, क्योंकि आज की कहानी है बहुत ही जरूरी। चलिए ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा अब तक तो सबने नोट डाउन कर लिए, सबने कर लिया। टिश्यू पेपर लाए थे, फट गए, चलो कोई बात नहीं, टिश्यू पेपर भी फट गया, उसी से साफ कर लेंगे। बोर्ड थोड़ा सा गंदा हो गया ना, ठीक है, बाद में तो इसके बाद धुलेगा ही, इसके बाद तो धुलेंगे बोर्ड को बैठ के क्लास के बाद। चलो आप लोग इतने हेडिंग लगाओ, पैराएक्सियल एंड मार्जिनल रेस। दो छोटी छोटी सी कहानी है, ये पढ़ो यार, इसमें थोड़ा सा मजा आएगा। पैराएक्सियल और मार्जिनल रेस, दो छोटी छोटी सी कहानी, बहुत ही कम आपको क्लास 10th में कभी पढ़ाई जाएंगी पैराएक्सियल और मार्जिनल रेस। ठीक है, तो कहानी समझने में आएगी आज हमें पैराएक्सियल और मार्जिनल की। ठीक है, तो पैराएक्सियल और मार्जिनल रेस, पहली बात तो होती क्या है? तो दो तरीके की रेस है हमारे पास, पैरा एक्सियल और दूसरी है मार्जिनल, या फिर इसी को हम पेरिफेरल कहते हैं। बहुत सी बुक्स में पेरिफेरल मिलेगा, पेरिफेरल, पेरिफेरल स्पेलिंग देख लें एक बार जरा, पेरिफेरिकल, ठीक है, पेरिफेरिकल। तो मार्जिनल या पेरिफेरिकल, और दूसरी टाइप होती है पैराएक्सियल। अब इनका मतलब समझो, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? पहले मुझे मार्जिन का मतलब बताओ। मार्जिन पे होता है जब कोई पास होता है थोड़ा बॉर्डर लाइन पे, कैसे क्या होता है बॉर्डर लाइन पास की? 80 नंबर के पेपर में शायद 28 पे बॉर्डर लाइन पास होते हैं। तो जब कोई 80 में से 28 लाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं अपने ऐसे वाले दोस्त को? अरे ये तो मार्जिन पे पास हो गया, मतलब बॉर्डर लाइन पे पास हो गया, बस कि इससे 1 नंबर कम होते ही ये फेल था। पेरिफेरिकल, पेरिफेरी क्या होता है? सबसे ज्यादा, मैंने अभी बताया था कि जो शीशा होता है उसको सबसे ज्यादा जो कॉर्नर मोस्ट पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम पेरिफेरी कहते हैं, कॉर्नर्स को। तो पेरिफेरिकल और मार्जिनल रेस का क्या मतलब है? जो शीशे के कॉर्नर के पास है, हाँ, मतलब जो दूर है, दोज रेस विच आर, कौन सी रेस होती है? मार्जिनल या पेरिफेरिकल। ठीक है, ये और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये जब हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कहानी समझो, मार्जिनल या पेरिफेरिकल रेस। ठीक है, तो मार्जिनल या पेरिफेरिकल रेस का मतलब क्या होगा?
जो बिल्कुल मतलब पेरिफेरी पे या मार्जिन पे होंगी, हाँ, तो दोज रेज विच स्ट्राइक द स्फेरिकल मिरर, ऐसी जो स्फेरिकल मिरर को स्ट्राइक कर सकती हैं, दोज रेज स्ट्राइक द स्फेरिकल मिरर बट आर, मेन तो स्फेरिकल मिरर नहीं, कोई भी मिरर हो यार, स्फेरिकल मिरर तो मैं ब्रैकेट में लिख दूं कि यहाँ पे स्फेरिकल से समझा रहे हैं, लेक्चर ही स्फेरिकल मिरर पे है, डेट आर वेरी फार अवे, ये डेट आर फार अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती हैं या नियर दी पेरिफेरी होती हैं, या फिर क्या होती है, नियर दी पेरिफेरी, पेरिफेरी मतलब बॉर्डर के पास होती है, उनको हम मार्जिनल या पेरिफेरिकल रेज बोलते हैं। ठीक है, पैराएक्सियल क्या होता है, बिल्कुल इसकी उल्टी, मार्जिनल क्या होंगी, जो यहाँ पे होंगी, ये बिल्कुल बॉर्डर के पास हैं, या बिल्कुल यहाँ पे हैं, बिल्कुल यहाँ पे। लेकिन एक कहानी बताऊं मैं आपको कि जो ये होती है ना, ये जो अगर पैरेलल भी है, अगर मार्जिनल रेस पैरेलल है, मान लो एज्यूम कर लो ये पैरेलल है, तो जैसे हमने रूल पढ़ा है फोकस से पास करनी चाहिए, तो फोकस से पास नहीं करती, तो किससे करती हैं, मतलब वो जगह प्रिंसिपल एक्सिस से ही पास करेंगी इन दी एंड। लेकिन क्या होता है ना, फोकस से हल्की सी डिविएट हो जाएगी, थोड़ी सी इधर हो जाएगी या थोड़ी सी इधर हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा डिविएशन रहेगा, ये एग्जैक्टली फोकस पे पैरेलल होने के बाद भी नॉट एग्जैक्टली एट फोकस, उसके आसपास ही कहीं होंगी, नॉट एग्जैक्टली एट फोकस, मतलब लेकिन उसके आसपास होंगी कि इधर होगी लेकिन कहीं ना कहीं होगी, ऐसे ये है तो थोड़ी सी, बस इतनी सी आगे होगी, हल्की सी माइनर सा फर्क आता है इनमें, ज्यादा फर्क नहीं आता। तो फोकस के डेफिनेशन को हम यहां लगा पाएंगे नहीं, हम जो मानते हैं पैराएक्सियल के लिए मानते हैं कहानी यहाँ पे, क्योंकि जो भी हम रे डायग्राम बनाएंगे, मेरी एक बात सुनो, इस चैप्टर में लेंस हो चाहे हमारा कुछ भी हो, हम वो पैराएक्सियल के लिए बनाते हैं भाई, हर चीज हम पैराएक्सियल के लिए बनाते हैं। दोज रेज विच, इसका उल्टा उल्टा लिखते जाओ, स्ट्राइक द स्फेरिकल मिरर, सच दैट, किस तरीके से, सच दैट दे आर, दिख रहा है, दिख तो रहा हूं, क्लोज टू द, यहां पे जगह भी नहीं है ना कोने में, अलवा दिया, प्रिंसिपल एक्सिस, सच दैट दे आर क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेलल आल्सो। ये क्या होती है, पैरेलल भी होती है, तभी पैरा वर्ड है, पैरेलल और एक्सियल मतलब एक्सिस के पास, तो इससे वर्ड से ही पकड़ो चाहे कि वर्ड का क्या मतलब है, पैरेलल और एक्सियल से आया क्लोज टू एक्सिस, कि मतलब ये पैरेलल भी होंगे और एक्सिस से भी होंगे, और जब ये जाएंगी ना, चाहे कॉन्केव में जाए कॉन्वेक्स में जाए, पैराएक्सियल रेस, ये क्या होंगी, ये फोकस पे एग्जैक्टली पास करेंगी। अच्छा भाई, इसकी कहानी को थोड़ा सा बताता हूं मैं, तो मतलब मार्जिनल रेस पे फोकस की डेफिनेशन चल जाएगी कहने को, तो हम ऑन सरफेस तो कह सकते हैं, बट हल्का फुल्का डिविएट वो फोकस से हो जाती है, मार्जिनल या पेरिफेरिकल रेस, मार्जिनल या पेरिफेरिकल रेस के लिए भी हम फोकस की डेफिनेशन वही रखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिविएशन रहता है, थोड़ा सा डिविएट हो जाएगी वो अपने रास्ते से। लेकिन पैराएक्सियल में एक्जैक्टली फोकस पे हम एज्यूम करते हैं कि एक्जैक्टली जाके फोकस पे लगी है। अच्छा, हाँ ऐसी कहानी है, समझो इसको। इसके बाद हम फोकस का फॉर्मूला डेराइव करेंगे भाई, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि ये पैराएक्सियल क्या है, बिल्कुल एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के पास और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पास भी होंगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी होंगी। कहानी समझो, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती है, बिल्कुल एकदम पास हम पास, ठीक है, बहुत पास होंगी प्रिंसिपल एक्सिस, एग्जैक्टली फोकस से पास करती है, पास एग्जैक्टली ऑन द फोकस, नियर नियर कुछ नहीं, एग्जैक्टली फोकस से पास करती है, कॉन्केव में बनाया और ये कॉन्वेक्स। पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि ऐसे हमने ये बना दी, बहुत दूर मान जाएगी ये तो, मार्जिन के पास है, ये बना दी मैंने, ये बिल्कुल एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और पास, तो जब ये डिविएट होगी ना यहाँ से, तो इसको जब हम जोड़ेंगे ना एक्जैक्टली फोकस, जिस पॉइंट पे जाके पैराएक्सियल रेज मिलती है वही फोकस होता है। अरे भाई
तो ये क्या है, एग्जैक्टली एट फोकस। ये अगर ऐसे पैरेलल जा रही है तो एग्जैक्टली एट फोकस है, पैराक्सियल होती ही पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। अरे भाई कहानी में मजा आया, थोड़ा सा पसंद आई कहानी। हाँ चलो, इसी बात पे अब हम डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ फोकस करेंगे। ज्यादा टीचर कॉन्केव कॉन्वेक्स में से एक बता देते हैं और वो भी F = R/2 वाली कहानी पढ़ाते हैं, आज उसको गलत प्रूव करेंगे। वो कहानी F = R/2 किसके लिए है, पैराक्सियल के लिए। लेकिन मैं आपको मार्जिनल के एग्जांपल से भी थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी, मार्जिनल भी होता तो आसपास ये, तो उसके लिए भी तो फोकस हमें निकालना आना चाहिए, ठीक है। आज साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। आज नहीं पढ़ाऊंगा साइन कन्वेंशन, अगले में पढ़ेंगे, ठीक है। पैराक्सियल हो गया, उसके बाद है लिखो डेरिवेशन फॉर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, अब जो लोग F समझ नहीं पा रहे, फोकल लेंथ वो क्या होती है मैंने बताया। तो फोकल लेंथ पोल और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। कोई बोलता है F = R/2 की फोकल लेंथ, ज्यादा टीचर्स बोलते हैं कि हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। गलत, मना कर देना, कह देना गलत कह रहे हो, कहानी गलत बता रहे हो आपको। सही कहानी क्या है, सही कहानी पढ़ो यार, सही कहानी पढ़ो। मैक्सिमम जगह गलत वो एजम्पशन बताते हैं आपको कि मैक्सिमम बुक्स में क्या मिलता है, F = R/2, तो ज्यादा टीचर्स क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। गलत। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया है। ज्यादा टीचर्स ये कहते हैं, लेकिन गलत है ये वैलिड किसके लिए, नोट डाल के लिख लो, वैलिड ओनली फॉर पैराक्सियल रेस, वैलिड ओनली फॉर पैरा एक्सियल रेस। सिर्फ पैराक्सियल पे वैलिड है, और पैराक्सियल भी बहुत पास वाली कि मतलब अल्ट्रा क्लोज होनी चाहिए तब वैलिड है ये। क्यों, वो भी कहानी में बताऊंगा आपको अभी। वैलिड ओनली ऑन पैराक्सियल रेस। तो रियल में गलत है। फोकल लेंथ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, फोकल लेंथ ये होती है। फोकल लेंथ की एक डेफिनेशन हर जगह चलेगी, पोल और फोकस की दूरी। क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन पोल P एंड फोकस, खत्म कहानी। ये डेफिनेशन हर जगह चलेगी, इसी को ही फोकल लेंथ होगा। F की जो वैल्यू निकलेगी ना, ये F है, इसी का डेरिवेशन कराऊंगा। इसका डेरिवेशन तो बताएंगे कि पैराक्सियल के लिए कंडीशन है। नोट बना के लिखो इस कहानी को। चलो अब फोकल लेंथ की डेरिवेशन की कहानी पढ़ते हैं, आ जाओ। बनाएंगे अब हम फोकल लेंथ का डेरिवेशन। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है और थीटा बीटा क्या होता है उस फॉर्मूले में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे इजी केस से शुरू करता हूं, कॉन्केव मिरर के केस से, ठीक है। कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर ले लोगे, हाँ यहाँ पे लूंगा मैं, हाँ यहाँ पे ले लो सर। चलो बहुत बढ़िया, मजे आएंगे आज के लेक्चर में। फील आ रही है ना, तो बस 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी लेक्चर है ना वसूल है मेरा टाइम। नहीं आ रही फील, लग रहा है मैं बोर करा रहा हूं, तो भाई फिर तो मजा नहीं आ रहा। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ने में फील आ रही है ना, यहाँ पे देखो हमारे पास कोई ना एडिटिंग है ना स्मार्ट बोर्ड है, कुछ नहीं है, व्हाइट बोर्ड पे बन रही है, और वीडियोस में भी आपको एडिटिंग नहीं मिलेगी। तो चलो ये पोल, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस नहीं बना रहा, चलो बस पोल और शीशी दोबारा बनाना पड़ेगा। चलो दोबारा बनाते हैं, और ये बन गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। पूरी कहानी लिखो, मजे आएंगे, बताएंगे कहानी, समझो। ये कॉन्केव मिरर हुआ, ये बन गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन डाली। अब ये पैराक्सियल मार्जिनल कुछ नहीं, मैं मान रहा हूं बस। पैराक्सियल की कहानी तो बाद में लाऊंगा, अभी तो बताओ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन डाल सकता हूं, डाल सकते हो, बिल्कुल सही कहानी पे जा रहे हो। अभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसका सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा नॉर्मल, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी लगाने। नॉर्मल क्या बताया था मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है स्फेरिकल मिरर में। हाँ, ये इंसिडेंट लाइट है तो इसके बीच का जो एंगल है, एंगल हुआ आई। क्या मैं यहाँ पे एंगल आई एंगल आर को बराबर मान सकता हूँ, हाँ, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मैं पूरी कहानी यहाँ पे नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ कि एंगल आई एंगल आर के बराबर है, जिसको मैं थीटा बोल लूंगा, कह सकता हूँ थीटा, कह दो कोई बात नहीं, तो थीटा। अभी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद अब ये लाइट रे क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्टेड। अभी जिस पॉइंट से पास करी उसी को हम फोकस कहते हैं कॉन्केव के केस में, तो हाँ कॉन्केव मिरर के केस में तो यही होता है। अब ये एंगल भी थीटा होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा,
हाँ होगा तो थीटा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सी दूरी होती है? क्या पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी हो भी सकती है? हाँ होगी। तो क्या मैं इन दोनों के बीच की पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी, और मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूं, ठीक है। क्या पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी अगर आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो क्या सी और ए के बीच की दूरी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी? मैंने बताई थी कहानी, स्फीयर के हर जगह का रेडियस बराबर होता है। हाँ होनी तो चाहिए। और इसी तरीके से ये भी आर है, लेकिन क्या ये वाली लेंथ तो हमारी एफ है, फोकल लेंथ। सी और एफ के बीच की लेंथ को मैं कुछ क्या मान बताओ, एल मान लेते हैं। चलो ये फोकल लेंथ है, पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। चलो अब अगर मैं यहाँ पे इसको बना देता एक पूरा स्फीयर होता तो अगर मैं स्फीयर को एक 2D सेगमेंट में काटूंगा तो एक सर्कल ही बनेगा ना। उसका सेंटर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, बहुत सारे सर्कल को अगर हम ऐसे ऐसे काट काट के जोड़ते जाए तो ही तो एक स्फीयर बनेगा। हाँ अब ऐसे इंटीग्रेशन वाले सर्कल को मतलब है कि कोई ऐसे इंटीग्रेट करने वाला नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम बहुत सारे ऐसे सर्कल 3D में काटते जाते तो बहुत सारे सर्कल कट के निकलेंगे यार। वो इंटीग्रेशन वाली कहानी मत लगाना बैठे ना, कहीं किसी बड़े भैया दीदियों करते देख ले तो कह रहे हैं इंटीग्रेशन बीएससी में सिखाते हैं, वहां पे 12वीं में भी अच्छे टीचर है वो कोई तो सिखा देगा, ठीक है। अब क्या मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिरा सकता हूं? क्या अगर मैं दो ट्राइंगल बनाऊं तो अगर मेरे को ये देखो, ये सी और पी के बीच की दूरी आर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आर इज इक्वल टू एल प्लस एफ है। अगर मैं इस फोकल लेंथ को एफ को निकालना है तो क्या मैं इसे आर माइनस एल एफ के बराबर लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब अगर मैं इस एल की वैल्यू आर के टर्म्स में निकालूं तो मेरा काम हो जाएगा? हो जाएगा। और उसके लिए मेरे को लगानी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री। तो परपेंडिकुलर चाहिए तो एक परपेंडिकुलर गिराया तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। अब क्या मैं इसको बाहर उठा सकता हूं? हाँ उठा लो। और ये इसको हम एक्स मान लेते, तो ये पूरे ट्राइंगल को बाहर उठा लो। और एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ चलो, कि जैसे ये लाइट रे जो हमने डाली थी, हमने एज्यूम किया था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस को पी डॉट, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या अगर ये पैरेलल है तो क्या ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से बराबर हो जाएगा? ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा ना, ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। तो क्या मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल दो, इसको पूरे को उठा के बाहर निकाल दो। ये उठाया मैंने ट्राइंगल बाहर, यहाँ कोने में नीचे बनाते हैं यार, ऊपर ही हम बनाएंगे, यहाँ डेरिवेशन लिखेंगे ना, यहां बनाता हूं। चलो यहां पे लिख देता हूं कि r इज इक्वल टू एल प्लस एफ, तो f की वैल्यू r माइनस एल हो जाएगी, ठीक है। अब l को डेराइव करना है हमें, तो अब मैं मिटा सकता हूँ? हाँ जी मिटा सकते हो। अब क्या मैं इस ट्राइंगल को रखूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? मुझे कहानी समझाओ यार, मजे आएंगे। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। अब ठीक है, अब ये दूरी तो है c, ये तो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है मेरा फोकस, ये दूरी है हमारी l, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच की। ये a, आप इसको x मानो y मानो कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके बीच की दूरी है r, r आ गई। अब यहां से मैंने गिराया एक परपेंडिकुलर, गिरा दिया, बहुत बढ़िया, मजे आ रहे हैं। परपेंडिकुलर गिरा के ये है एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। अब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी सबने कि जो एंगल बराबर होते हैं उनके सामने वाली साइडें भी बराबर होती है, मतलब ये और ये साइड बराबर होगी, मतलब ये भी एल हुआ, ठीक है, और ये साइड कॉमन हो गई। तो क्या मैं इन दोनों ट्राइंगल को, और ये हमने एक्स माना था, क्या मैं दो छोटे छोटे ट्राइंगल है हमारे सी एक्स और एफ, और इसको क्या हम बराबर प्रूव कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? हाँ, बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड आरएचएस क्राइटेरियन। क्या है कहानी? ट्राइंगल सी एफ एक्स इज सिमिलर टू, ओ कंग्रुएंट टू सी एफ एक्स, ऐसे लिया ना मैंने, सी एफ एक्स तो ए एफ एक्स, ट्राइंगल ए एफ एक्स। कहानी कैसे कैसे है मैं कह रहा हूं बात, y, तो y का रीजन आप क्या बोलोगे? राइट एंगल, राइट एंगल सबसे पहले एफ एक्स सी है, एंगल एफ एक्स सी इज इक्वल टू एंगल एफ एक्स ए, एफ एक्स ए क्या है? 90 डिग्री, तो राइट एंगल आर वेरीफाई हो गया। हाँ जी। अब हाइपोटेन्यूज क्या है? एफ सी इज इक्वल टू एफ ए, एफ सी इज इक्वल टू एफ ए। कैसे हैं? दोनों की लंबाई एल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से प्रूव करके दिखा देना, अपनी नोटबुक में आप लोग पूरा लिखोगे। इसके बाद क्या है? एफ एक्स,
ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है, कॉमन है, ये हो गई साइड। तो इस क्राइटेरिया से अगर मैं ये कह रहा हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, क्या मैं कह सकता हूं कि सी एक्स और ए एक्स बराबर हैं? हाँ। और सी एक्स प्लस ए एक्स क्या है? सी एक्स और ए एक्स को मिला के क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या मैं कह सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू, यहां से उठा के वैल्यू यहां रख दो, इज इक्वल टू आर। तो सी एक्स की वैल्यू क्या गई, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर बाय 2। तो क्या है सी एक्स की वैल्यू आर बाय 2 और ला सकता हूं मैं, क्या है मैं ये आर बाय 2 ला सकता हूं, ये वैल्यू में आर बाय 2 प्रूव कर सकता हूं। वरना मैं काफी जगहों पे काफी किताबों में देखता हूं कि क्या होता है कि वो कहते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किसी पॉइंट से उस पर गिराओ जो साइड बराबर नहीं होती, जो दो बराबर साइड हो उनकी बजाय तीसरी साइड पे अगर गिराओगे ना एक परपेंडिकुलर, तो उसको हाफ में डिवाइड करता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की इस प्रॉपर्टी से प्रूव कर सकते हो, बट मैंने प्रूव करा दी, ये प्रॉपर्टी भी हाथ प्रूव हो गई। तो ये r बाय 2 और r बाय 2। अब मेरे को l की वैल्यू r के टर्म्स में चाहिए थी, तो क्या मैं निकाल सकता हूं? हाँ, अब मैं निकाल सकता हूं। इस ट्रायंगल को उठा के देखो, इस ट्रायंगल को उठा के देखो, आपने नोट कर लिया, वरना पॉज करके पीछे करके नोट कर लेना, ये थीटा। अब क्या मैं इस ट्रायंगल को ऐसे बना सकता हूं? क्या नाम है इस ट्रायंगल का? देखो परपेंडिकुलर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर वाला x है, x है, एक को मैं c बोल देता हूं, एक को मैं f बोल देता हूं। हमें तो सी एफ चाहिए ना, c और f हाइपोटेन्यूज हो रही है, सी एफ हाइपोटेन्यूज ही तो है। ये वैल्यू है l है, और इसके साथ c और x वाली साइड पे जो एंगल लग रहा है इसी को हमने थीटा बोला है, और c और x की वैल्यू क्या है, r बाय 2 है, r बाय 2 है। हमें ये l ही तो चाहिए, हमें ये l ही तो चाहिए, यही तो हाइपोटेन्यूज है। इसके साथ लगने वाला है बेस r बाय 2 और इसके साथ लगा थीटा, r बाय 2 थीटा। ठीक है, क्या मैं थीटा से निकाल सकता हूं? हाँ, cos थीटा लग जाएगा। हाँ, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, सबको पता है। लेकिन हमें तो हाइपोटेन्यूज नीचे चाहिए होगा, तो हम सीधा सेक थीटा लिखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आना, हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, एल है, नीचे r बाय 2 है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो r बाय 2 सेक थीटा l के बराबर होगा। हाँ, अब क्या अगर मैं इस वैल्यू को l के यहाँ डालूंगा, हाँ डालूंगा, तो क्या मेरे को r के टर्म में फोकल लेंथ मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, मिलनी तो चाहिए थी भाई। r इज इक्वल टू l प्लस f है ना, ये l ये f, इसको जोड़ दो तभी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। तो अब देखो f l की वैल्यू क्या होगी, l इज इक्वल टू r सेक थीटा बाय 2। ठीक है, ये कहानी आई कि मेरे को याद है। ठीक है, r माइनस r बाय 2 सेक थीटा, या नीचे यहाँ पे cos थीटा लिख सकते हो, r बाय 2 cos थीटा ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब ये वैल्यू क्या होगी, ये एग्जैक्ट है, ये क्या है, ऑलवेज वैलिड, ये ऑलवेज वैलिड है, कभी गलत नहीं हो सकती। आज तक आप कुछ भी बना लो, ये वैल्यू गलत नहीं होगी, ये ऑलवेज वैलिड, हमेशा वैलिड वैल्यू है। लेकिन अब आप बोलोगे f इज इक्वल टू r बाय 2, हाउ, ये कैसे आया? तो भाई ये सिर्फ एक कंडीशन के लिए होता है। आपको क्लास 10 में से पैराक्सियल का केस पढ़ाते हैं, हमने आपको मार्जिनल या पेरिफेरल का ही बता दिया कि ये वैल्यू ऑलवेज वैलिड है। कोई टीचर बोले कि फोकल लेंथ क्या होती है, तो ज्यादा स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी, गलत। आप बोला फोकल लेंथ इज इक्वल टू r माइनस r बाय 2 सेक थीटा है। थीटा क्या है यहाँ पे इस केस में, थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल I है थीटा, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू थीटा, कोई वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ भी दियो, थीटा यहाँ पे रखो, खत्म। तो ये चीज याद रखना, f इज इक्वल टू r बाय 2 कैसे आई ये कहानी। अगर मैं एक कहानी समझो, थीटा बहुत छोटा होता है, थीटा बहुत छोटा कब होता है कि जैसे आप दो केसेस लो, मैंने दो स्फेरिकल मिरर के केस बना लिए, थीटा किस केस में बहुत छोटा होगा मुझे बता। थीटा कौन सा एंगल होता है, नॉर्मल के साथ बना रहा है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लाइट तो मैंने मानी यहां से जो पास कर देगी फोकस से, अगर मैं यहां से नॉर्मल बना के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करूं तो थीटा तो बहुत ही ज्यादा छोटा आएगा, ये थीटा बहुत ही ज्यादा छोटा आएगा। जबकि मैं दूर से पास करूं, मैं रफी डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि अभी यहाँ पे यार थोड़ा टेढ़ा हाथ पड़ रहा है, ये एंगल थीटा डाय बहुत बड़ा होगा। तो क्या पैराएक्सियल रे, पैराएक्सियल रे के पैराएक्सियल रेस के लिए थीटा बहुत छोटा है?
हाँ बहुत छोटा है, और मार्जिनल रेस के लिए थीटा बड़ा है। मार्जिनल रेस के केस को हम यहाँ नहीं लेंगे, ये तो ऑलवेज वैलिड है, किसी पे भी लगा सकते हो। ये कहानी कहां से आई, ये देखो। अब इस वाली कहानी को समझो। फॉर पैराएक्सियल रेस, फॉर पैराएक्सियल रेस थीटा क्या है, वेरी स्मॉल। थीटा टेंड्स टू वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी वेरी स्मॉल। और एक रूल समझो कि अगर साइन थीटा बहुत छोटे केस के लिए होता है तो थीटा के बराबर होता है। जैसे देखो साइन 0 क्या होता है, मुझे बताओ साइन 0 क्या होता है। साइन 0 0 होता है, तो साइन 0.00001 क्या होगा, वो रफली 0.00001 के बराबर ही होगा, मतलब जो वैल्यू उसके बराबर ही हो जाएगा। बहुत छोटी वैल्यू मतलब 0 डिग्री, 0.001 डिग्री, 0.02 डिग्री। ऐसे हम कॉस थीटा को लेते हैं, तो कॉस थीटा इतनी छोटी वैल्यू के लिए क्या होता है, ये कंडीशन लिखो, जो थीटा बहुत ज्यादा छोटा होता है, कॉस थीटा होता है 1 के बराबर। ठीक, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है। ऐसी कॉस 0 डिग्री क्या होता है, वो 1 होता है। तो इसके आसपास अभी कॉस, मान लो मैंने वैल्यू उठा ली जी, मैंने आपकी वैल्यू उठा ली कॉस 0.001, तो क्या लिखोगे सर, 1 के आसपास ही, तो कोई बहुत छोटी सी वैल्यू होगी 1 के जितनी, हाँ 1 के आसपास वाली वैल्यू होगी। तो ऐसी सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा होता है। तो जब वो नीचे रफली 1/1 ही होगा, नीचे वाली वैल्यू रफली 1 ही है, तो इस केस में सेक थीटा भी क्या हो जाएगा, सेक थीटा भी रफली 1 ही हो जाएगा। हाँ ये कहानी याद रखना, ये चीज वैसे तो 12वीं में ज्यादातर पता लगती है बहुत छोटे एंगल्स वाली, लेकिन मैंने ये कहानी आपको यहाँ की जो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री उससे जोड़ के समझा दी है कि सेक थीटा रफली 1 हो जाएगा। तो जब सेक थीटा फॉर पैराएक्सियल रेस, थीटा तो बहुत छोटा होता है पैराएक्सियल के केस में, हाँ, तो जब मैं पैराएक्सियल का केस लूंगा तो r माइनस r/2, और सेक थीटा बहुत छोटा है यार, तो 1 मान लोगे उसको, तो f इज इक्वल टू r/2 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। लेकिन ये वैलिड कब होगा, ओनली वैलिड फॉर पैराएक्सियल रेस, सिर्फ पैराएक्सियल रेस के लिए जब थीटा बहुत छोटा होता है। यार बताया ना कैसे बहुत छोटा था, अभी आपको दिखाया भी इलस्ट्रेशन, ये हमने दूर मांगी थी, फैला के मैंने डायग्राम बना रहा, तभी यहाँ पे थीटा के टर्म्स है, मतलब थीटा बहुत छोटा है यार पैराएक्सियल का। तो f इज इक्वल टू r/2 पैराएक्सियल के लिए। अब देखो क्लास 10th में क्या होता है, और क्लास 12th की भी एक कहानी बताता हूँ कि क्लास 10th और 12th में जहां पे नहीं लिखा हो, जहां पे कुछ ना लिखा हो, जहां पे ये चीज मेंशन ही ना हो कि रे पैराएक्सियल है या मार्जिनल, उस केस में आप उसे पैराएक्सियल ही मानते हो और आप फिर ये वाला ही फॉर्मूला लगाते हो। तो इससे पैराएक्सियल के लिए करेक्ट है, ये चीज बार बार क्या पैराएक्सियल के लिए करेक्ट है, लेकिन जहां पे कुछ ना दिया हो, 10th बोर्ड हो 12th बोर्ड हो, जेई में भी कई बार नहीं दिया होता कि पैराएक्सियल की मार्जिनल, तो हम उसे एज्यूम क्या करते हैं कि पैराएक्सियल ही होगी, पैराएक्सियल है तो ये फॉर्मूला लगाते, ये नहीं लगाते। समझ में आ गई कहानी। हाँ, अब इसको कॉन्केव मिरर के लिए तो हमने डेराइव कर लिया, अब कॉन्वेक्स से डेराइव करना सिखाऊं, चलो कॉन्वेक्स से डेराइव करना सिखाता हूं। आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को मैं यहाँ पे बढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैंने बहुत छोटी सी बात कहानी समझाई आपको एक, कि जहां पे बोर्ड में ना दिया हो ना, वहां पे आप एज्यूम कर लेना पैराएक्सियल है। बोर्ड में, जेई में, ओलंपियाड में, हर जगह से पैराएक्सियल एज्यूम करके पढ़ाया जाता है यार। हम तो फिर भी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे नहीं पढ़ाते, ज्यादातर लोग उसे पैराएक्सियल एज्यूम करके ही पढ़ा के खत्म कर देते हैं और बताते भी नहीं कि पैराएक्सियल की बात चल रही है। चलो अब कॉन्वेक्स मिरर की कहानी पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री 10th में सबने पढ़ी होती है, हाइट एंड डिस्टेंस, मैं नहीं पढ़ी थी, तो इसके हाइट एंड डिस्टेंस की ट्रिग्नोमेट्री से ये हो सकता है यार, ये वाली कहानी छोटी सी तो याद करनी है, वो भी लॉजिक मैंने आपकी 10th की ट्रिग्नोमेट्री से निकाल के समझाया आपको। अब यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम। अब इसमें थोड़ा सा ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जिसने निकाल लिया यार पैर पॉज करके खुद से ट्राई करो, इसके अंदर भी f इज इक्वल टू r माइनस r/2 से थीटा ही आएगा। पॉज करके खुद से ट्राई करो यार निकालने की, पहले तो कर लिया, चलो अब मेरे साथ चलो, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं यार, हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर खुद फॉर्मूले बनाओगे। इस बार बहुत बढ़िया लेक्चर है ऑप्टिक्स के, पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये बना दी मैंने प्रिंसिपल एक्सेस। अभी फोकस बनाएंगे यार, कॉन्सेप्ट से पढ़ो इस लेक्चर में। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस। अब एक मैंने लाइट रे डाली और वो इंसिडेंट लाइट रे इस तरीके की थी, यहाँ पे यार थोड़ी सी ज्यादा जगह लगती है तो मैं इसको नीचे बना देता हूँ थोड़ा सा, इस केस में थोड़ी सी ज्यादा लगेगी यार हमेशा, इसमें थोड़ा सा फैला फैला के दिखाता हूँ, समझाता हूँ।
सॉरी, अब सही है। अब मैं आरएचएस क्राइटेरिया सीधा सीधा लिखूंगा, अब मैं प्रूव नहीं करूंगा, ठीक है। पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस है ना, एक लाइट रे डाली मैंने, और इस तरीके की लाइट रे थी कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये रिफ्लेक्ट होगी, क्यों हुई? यहां से हमने नॉर्मल बना दिया, यहां दे देता हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे हम एक नॉर्मल बनाएंगे। चलो लाइट रे हम थोड़ी सी ऊपर ही बना रहे हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मल बना दिया, इसके बीच का एंगल क्या होगा? थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो थीटा मान लेते हैं, यहां भी वही मानूंगा, और यहां से फिर क्या है, रिफ्लेक्ट होगी, ये होगा थीटा एंगल। अब ये यहाँ पे पीछे जाके कहीं जुड़ेगी, और जिस पॉइंट पे जुड़ी उसको हमने कहा फोकस। अब पोल और फोकस के बीच की दूरी को ही मैं हमेशा क्या कहूंगा? फोकल लेंथ कहूंगा, एफ, ठीक, कह दिया। हाँ कह दिया। अब यहां पे कैसे एंगल निकालोगे? यहां तो कोई कह रहा है यार एंगल कैसे निकालेंगे, अब हम यहां पे हो जाएगा कंफ्यूजन आधे से ज्यादा लोगों को। अरे बता दो अब हमें भाई, एक चीज देखो, एक मैं छोटी सी बात समझाता हूं आपको। इसको क्या है, ये भी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी, और यहाँ ये भी स्फीयर का ही पार्ट है, किसी स्फीयर का ही तो पार्ट रहा होगा, तो उसे काटेंगे ऐसे तो भी हर जगह आ रही होता है, रेडियस सर्कल का भी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी रहा होगा। इस पॉइंट को फिर से ए माना। अब हमें तो थीटा निकालना है, कैसे आएंगे अब बताओ मुझे। अब देखो ये जो है लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और नॉर्मल को अगर मैं ट्रांसवर्सल मान लूं, ट्रांसवर्सल मतलब वो लाइन जो काट रही हो, तो जब ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या ये एंगल इसके बराबर नहीं होगा? ये थीटा नहीं होगा। ये दो लाइंस देखो पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल बनाई है मैंने, तो क्या है ट्रांसवर्सल, ये थीटा थीटा नहीं होंगे? क्या ये थीटा थीटा नहीं होंगे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये दो लाइनें पैरेलल हैं, अगर मैं इसको यहां पे ऐसे बढ़ा के दिखाता तो क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं लग रहे? शायद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही कहते हैं। अब देखो मैथ्स की छठी सातवीं की बातें मेरे को इतनी याद थोड़ी पड़ी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर तो पिछला वाला तो बता दिया था मैंने, अब मेरे को इतनी याद थोड़ी रहती है छठी सातवीं की बातें, तो हो सकता है कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ कॉरस्पॉन्डिंग होता है, ये बात चेक कर लेना, जिसको याद हो भाई देख लेना। फिलहाल ये थीटा और ये थीटा सबको पता ही है, लाइन की साइड वाली पे बराबर आते हैं, ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस है। अब देखो क्या अगर मैं इस वाली लाइट रे को यहाँ पे पीछे जोड़ रहा हूँ, ये ऐसे ये जा रही है और ये जा रही है, क्या ये दोनों एक दूसरे को काट नहीं रही हैं? हाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर नहीं होने चाहिए? ये एंगल और ये एंगल ये वर्टिकली अपोजिट नहीं है इन दो लाइंस के लिए, हाँ, तो क्या ये दो बराबर नहीं होने चाहिए? और ये दूरी क्या है? ये एल है। अब ये इसी ट्राइंगल के साइड पे ये भी एल आ जाएगी, और यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर अब गिरा सकता हूँ। अब तो ऐसी ही बन गई कहानी यार, अब तो हो जाना चाहिए, बस थोड़ी सी डायरेक्शन ही तो पलटी हुई है, अब तो हो जाएगा। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरा के दो ट्राइंगल बना के ट्रिग्नोमेट्री लगा दूंगा, खत्म। कॉन्वेक्स के केस में भी कहानी सीखो यार, रट्टो मत कुछ भी। आज के लेक्चर में मजे लो, नोट्स बनाते जाओ, फॉर्मूलों की फील लेते जाओ। उल्टे हाथ से बना रहे हैं ना, इसलिए इसे नहीं बनता। चलो मेरा नाम क्या है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन चलो बेचारा आपका नाम जानने में इंटरेस्ट भी किसको है? ऐसी बात है यार, मेरा नाम जान के क्या ही करेगा। चलो आ जाओ। ये पॉइंट क्या है? ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है, ये मैंने माना है कोई पॉइंट है ए। अब जो पॉइंट ए माना, ये एंगल है यहाँ पे थीटा, ये एंगल भी है यहाँ पे थीटा, यहाँ पे गिरा रखा है मैंने एक परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट को बना रखा है मैंने एक्स। ये लाइन है एल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये लाइन है एल, एक 90 डिग्री का एंगल है, और ये हाइपोटेन्यूज है, देखो हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज। तो बाय आरएचएस क्राइटेरिया क्या मैं ये कह सकता हूं, और ये ए टू सी वाली पूरी दूरी आर है, क्या मैं आरएचएस क्राइटेरिया से
ये कह सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हैं। ट्रायंगल AXF, ट्रायंगल AXF इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल AFX CXF। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं कि साइड जो AX है क्या वो CX के बराबर है। CPCT की मदद से बाय CPCT आर इक्वल की कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल बराबर होते हैं। क्या CPCT को बराबर कह के मैं एक कहानी नहीं कह सकता? हाँ मैं कह सकता हूं। तो क्या मेरे को इतना पता है कि जब AX और CX दोनों बराबर हैं तो AX और CX को जब मैं जोड़ दूंगा AX और CX तो क्या मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा? यस यू विल गेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कांसेप्ट। तो 2 टाइम्स ऑफ AX, चलो CX से निकालेंगे यार, कहानी CX से आसान रहती है। 2 टाइम्स ऑफ CX इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, देयरफॉर CX इज इक्वल टू R/2। जब ये R/2 है तो AX भी इतना ही होगा, ये भी R/2 होगा। हाँ तो क्या मैं छोटे से ट्रायंगल CXF को बाहर निकाल के L निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकता हूं। बहुत आसान सी कहानी बची, अब कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, क्या अगर ये F प्लस L को जोड़ूंगा तो भी R ही आएगा यहाँ पे? हाँ कोने में लिखो यार, थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है। तो R क्या आएगा? F क्या आएगा? R माइनस L ही तो आएगा, यही आएगा यार, और क्या आएगा? खत्म कहानी। अब देखो R की L की वैल्यू निकालनी है बस। अब तो वही कहानी बची, ज्यादातर स्टूडेंट्स तो अब तक तो निकाल ही चुके होंगे, तो देख रहा होगा कोई कह रहा है कौन नहीं देखेगा, इतनी वीडियो इतनी देर में हम चैप्टर खत्म कर देते हैं। ये R/2, ये परपेंडिकुलर, ये है पॉइंट X, ये है F, ये है C, ये है L। तो अब L की वैल्यू कैसे आएगी? यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो क्या अगर मैं यहाँ पे फिर सेक थीटा निकाल दूंगा तो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज, इसके सामने वाली साइड L, और उसका बेस कौन सा जो इसके साथ लग रहा होता है? थीटा। हाइपोटेन्यूज बाय बेस, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दो तो R/2 सेक थीटा L के बराबर हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो F की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? R माइनस R/2 सेक थीटा। खत्म कहानी। वही समझा रहा हूं यार, क्या इससे निकालो उससे निकालो, कहानी यही आनी है। ये क्या है? वैलिड फॉर ऑल। लेकिन जब लाइट रे मान लो पैराएक्सियल होगी तो जब हम इसका बनाएंगे यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और उसका ये लेके यहाँ पे पीछे की तरफ जोड़ेंगे, इसको पीछे की डायरेक्शन में जोड़ेंगे फोकस से, तो क्या है? थीटा बहुत छोटा नहीं हो जाएगा? बहुत छोटा। ये थीटा क्या है? बहुत छोटा है, बहुत छोटा। तो फॉर पैराएक्सियल रेस थीटा इज वेरी स्मॉल, और उस केस में सेक थीटा भी रफली कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, ये कहानी तो अभी बताई थी। F इज इक्वल टू R माइनस R/2 और रफली 1 आ जाएगा, तो F इज इक्वल टू R/2। ये किसके लिए? फॉर पैराएक्सियल। और इसके केस में भी अगर मान लो बोर्ड में ना लिखा हो पैराएक्सियल मार्जिनल, कुछ जेई में ना लिखा हो, ओलंपियाड में ना लिखा हो, तो उसको पैराएक्सियल ही मान लेना। ठीक है, समझ में आई? ये कहानी बहुत छोटी सी कहानी थी, बहुत छोटी। ठीक है, मजा आया? चलो अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के बाद आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करूंगा। मैं जानता हूं बहुत लंबा हो गया यार, बेसिक टर्मिनोलॉजी बताने में इतना टाइम नहीं लगाते टीचर, मैंने थोड़ा ज्यादा खर्च कर दिया। लेकिन यार फोकल लेंथ का टॉपिक पढ़ो और फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर। एंड चलो यार खत्म करते, क्या ही बोलूं। चलो अब बचा फोकल प्लेन, बस खत्म कहानी। तो 2 बना लेते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए। सबसे पहले कॉन्केव का समझाता हूं, फिर मैं आपको कॉन्वेक्स का समझा दूंगा, और फिर खत्म करेंगे यार आज का लेक्चर हम लोग। कॉन्केव केव की तरह बनाया मिरर। अरे आज भी वही डेफिनेशन है यार, केव की तरह। याद तो ऐसे रखते हैं, चाहे कोई कितना बड़ा टीचर हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम तो छोटे से टीचर हैं भाई, चाहे कोई कितना बड़ा टीचर क्यों ना बन जाए, याद ऐसे रखेंगे केव की तरह। अब हम तो भाई छोटे से टीचर हैं, ठीक है, हमारा कौन सा कुछ एक्सपीरियंस है? कुछ भी नहीं भाई। तो अगर पैरेलल लाइट रेज होती हैं किसके? एक दूसरे के, मान लो बहुत सारी लाइट रेज ऐसी डाली जो एक दूसरे के तो पैरेलल हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, तो क्या ये भी एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी? क्यों करेंगी? कहानी समझो थोड़ी सी, क्यों करेंगी?
ये बनी, ये बनी और ये बना, इनके एंगल ऑफ इंसिडेंस तो अलग होगा। प्लेन मिरर पे पैरेलल लाइट रेस के एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सेम ही होंगे। इस केस में क्या होगी, मुड़े हुए हैं तो यहां से ये अलग अलग पॉइंट्स पे जाके गिरा। हाँ, तो क्या ये इसको ऐसी पीछे जोड़ने की कोशिश करेगा? हाँ, कहीं तो ये जुड़ेंगे जाके। ये रिफ्लेक्ट हुआ और फिर ये रिफ्लेक्ट हुआ और फिर ये तीसरा रिफ्लेक्ट हुआ, तो क्या ये भी एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। और जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगे ना वो एक प्लेन में लाया करेगा। एक प्लेन क्या होता है? एक 2D चीज होती है। हाँ समझ में आ गई यार। देखो हम तो छोटे से टीचर हैं, हम तुमको क्या ही बताएंगे। सही बात है ना, हम आपको क्या बता पाएंगे यार, हम तो छोटे से टीचर हैं। जो बड़े बड़े टीचर होते हैं, बड़े बड़े कोचिंग के टीचर होते हैं, कोटा वोटा में और भी बहुत जगह हैं, वो पढ़ाएंगे यार आपको बहुत बढ़िया स्मार्ट बोर्ड वार्ड बोर्ड पे। हम तो छोटे से टीचर हैं, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं ना, एडिटिंग है, कैमरा क्वालिटी भी पता है बेकार ही है। वो अगर आपको कॉनकेव केव की तरह बताएंगे तो भाई बहुत डिटेल में बताएंगे। हम तो छोटे से टीचर हैं, जितना आता है उतना आपको सिखा देते हैं, कुछ है थोड़ी। व्हाइट बोर्ड है सामने, बहुत पुराना 2016 पता नहीं 17 का फोन है, इधर किताबें लगी हुई हैं, इधर कुछ भी नहीं। ठीक है चलो, फोकल प्लेन की अब कहानी समझो कि व्हेन बहुत सारी लाइन है। अगर देखो फोकस भी क्या इसी प्लेन पे लाया करेगा कि अगर मैं कोई लाइट रेस पैरेलल डालूंगा वो भी इसी से पास करेंगे। फोकस भी उसी पे लाया कर रहा है यार, फोकल प्लेन पे ही फोकस लाया कर रहा है। अब इमोशनल बातें खत्म करो यार, बढ़ाते हैं। चलो आज कम सब्सक्राइबर है, 20 22 23 सब्सक्राइबर, 24 सब्सक्राइबर, पता नहीं कितने, थोड़े से ही है। मैंने कल को हो सकता है 12 जाते रहेंगे, तो हम फिर भी छोटे से टीचर यार। हमें थोड़ी किसी ने कभी कोई पढ़ाया, हम ना कभी कोचिंग गए ना कहीं ऐसी जगह गए। हम कभी ना कोचिंग गए भाई, हम कभी कोचिंग नहीं गए, कोई ऑनलाइन बैच से नहीं पढ़े कभी, जो जहाँ मिल गया वहाँ पढ़ लिया। देखो मेरा तो ऐसी है यार, जहाँ जो मिल गया वहाँ से ज्ञान ले लो। यूट्यूब पे कहीं कुछ मिला देख लिया, विकिपीडिया पे मिला, किसी किताब से सीखने को मिला, PYQ करके जेईई के कुछ सीखने को मिला, या कहीं भी कुछ भी मिला विकिपीडिया पे, और भी साइट्स हैं गूगल पे, तो वहां से सीख लो यार। ठीक है चलो, फोकल प्लेन। अब फोकल प्लेन की कहानी को समझो कि क्या होता है व्हेन पैरेलल लाइट रेज स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्केव मिरर, तो उससे क्या होता है? वो एक ही पॉइंट पे, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल बीम लेक्चर 1 में पढ़ाया था। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। हाँ वो सब एक ही पॉइंट पे मिलती है, ऐसे पॉइंट मैंने बनाया था यहाँ पे। हाँ एक ही पॉइंट पे मिली, θ1 θ2 θ3, अलग अलग एंगल। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे अलग क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के से जो नॉर्मल पास होगा उसके साथ जो एंगल बनेगा उसी को तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। अगर मैं यहाँ से भी अगर मान लो कोई लाइट रेस के पैरेलल होती है, यहाँ से पास करती है एकदम बिल्कुल टच करती है इसको, तो इसके लिए अलग होता, लेकिन पास तो फिर भी वो यहीं से करती। देखो ऐसे मैं बनाया था तो इसके लिए एंगल θ4 होता, लेकिन पास तो वो भी यहीं से करती है। उसके बाद क्योंकि इस पूरी ये पैरेलल बीम है भाई, ये पैरेलल बीम है। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, द पॉइंट लाइज इन अ प्लेन। वो पॉइंट एक प्लेन में लाया करता है, द पॉइंट लाइज इन अ प्लेन कॉल्ड फोकल प्लेन। खत्म कर। ठीक है, और फोकस भी इसी पॉइंट पे लाया करता है। फोकस ऑल्सो लाइज इन फोकल प्लेन। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाना है और फिर कहानी खत्म करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, जहां से भी मिले यार सीख लो, विकिपीडिया से पढ़ो, गूगल से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, कहीं कोई टीचर सिखा रहा है उनसे सीखो, किताब से मिल रहा है किताब से सीखो, ओलंपियाड के PYQ करके कुछ सीख पा रहे हो, जेईई के PYQ करके कुछ सीख पा रहे हो, करो यार। अपनी किताबें पढ़ो, कहीं तो कुछ मिलेगा, कहीं तो कुछ पता लगेगा। मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीखो। चलो लेट्स मीट टुगेदर एंड लर्न। चलो ठीक है, पोल है, फोकस है,
अब तो फोकस बनाने की आदत हो जाएगी यार कुछ टाइम में, स्मार्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर पे भी अगर मैं बहुत सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज डाल दूं, ये मैंने डाल दी बहुत सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज। अब देखो इसका नॉर्मल कहां से पास करेगा। अब देखो जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही मान लो कोई लाइट रे डाल दी पोल पे आपने, ये कहानी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, यहाँ ही बता रहा हूं कि तो फिर सेंटर वो जो नॉर्मल बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस ही फिर नॉर्मल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, अगर कोई मैंने पोल पे चीज मारी, पोल पे लाइट रे अगर मैंने डाली, अगर मैंने पोल पे कोई भी लाइट रे डाली, पोल पे मैंने कोई भी लाइट रे मारी, तो नॉर्मल किससे पास कर जाएगा, उस लाइन से जिससे सेंटर ऑफ कर्वेचर करता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगा। ठीक है, तो ये कहानी मैं अगले लेक्चर में भी और अच्छे से बताऊंगा। अब यहां से हमने सबके नॉर्मल बनाने चालू करें, चलो भाई। अरे यार ये क्या हो जाता है कभी कभी, उल्टी तरफ से बना रहे हैं ना, तो ये यहां से निकल गई, ये यहां से इसका बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती है कभी कभी। हाँ ठीक है, ये यहां से बनेगा। अच्छा ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसी इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने पास करा, और इसका तो वैसे ही हो रहा है। एक लाइट रे और ले लेते हैं यार, देखो तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, इसका नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा ना, ये हमने कर दिया। ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज है कि ये सारी एक दूसरे के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के होना वो गारंटी नहीं है। ठीक है, इन सबका एंगल अलग बना, θ1 θ2 θ3 θ4 सबका अलग अलग बना, ये रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हुई, सारी रिफ्लेक्ट होके कहीं ना कहीं किसी एक पीछे ऐसे पॉइंट पे लगेगा कि आके मिली है। ठीक है, तो ये ऐसे गई, ये वाली ऐसे निकल गई, ये भी ऐसे निकल गई, लेकिन जब हम इन सबको पीछे जोड़ेंगे ना, जब हम इन सब लाइट रेस को पीछे की डायरेक्शन में जोड़ेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि किसी पॉइंट पे आके मिली यार, और जिस पॉइंट पे आके मिली ऐसा लगेगा किसी पॉइंट पे आके मिलेंगी, ऐसा लगेगा यार। हम थोड़ा सा एज्यूमशन भी तो कर लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया यार डायग्राम, पूरा दोबारा से बनाते हैं कॉन्वेक्स का। ठीक है, कॉन्वेक्स का यार दोबारा से बनाते हैं, आ जाओ। फोकल प्लेन की ना कॉन्वेक्स का यार डायग्राम में दोबारा बनाऊंगा एक बार। ठीक है, दोबारा बनाते हैं यार, कहां दोबारा। ठीक है, कॉन्वेक्स का यार डायग्राम दोबारा से एक बार साफ साफ बनाते हैं। अच्छा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कई सारी लाइट रेज बन नीचे की डायरेक्शन से जाते हैं। रियली सॉरी यार, पिछली बार गड़बड़ हुई, इस बार नहीं होने पाएगी। ठीक है, समझ में आई कहानी? हाँ जी, समझ में तो आई कहानी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे इसको, ऐसे थोड़ी करोगे, यहाँ से ऊपर वाले हिस्से से पास हुई ना, ये और ये ऊपर वाले हिस्से से पास हुई। अब ये एंगल θ1, ये एंगल θ2, ये एंगल θ3। सॉरी, पहले मैंने गलत डायग्राम बनाया थोड़ा सा। ठीक है, अभी यहाँ से पास करी, ये वाली यहाँ से पास करी, ये वाली ऐसे पास करी, तो अब अगर हम इसको कहीं पीछे जाके जोड़ेंगे ना, तो पीछे आके मिलेंगी, और पीछे आके एक पॉइंट पे मिलेंगी ये सारी। यहाँ पे मान लो ये एज्यूम कर लो ये मिल गई है, इस पॉइंट पे आके मिल गया। यहाँ पे आप परफेक्टली पैरेलल भी नहीं बन सकती, फिलहाल हम पैरेलल बीम इसको लिख रहे हैं, परफेक्टली पैरेलल नहीं बन सकती। ठीक है, यहाँ पे अभी एक प्लेन में लाया करी, और जिस प्लेन में लाया करी उस प्लेन को हमने क्या बोला, फोकल प्लेन बोल दिया। ठीक है, उस प्लेन को हमने क्या कहती, फोकल प्लेन। फोकस पे भी इसी पे, फोकस भी इसी प्लेन पे लाया करता है कि मान लो मैंने ऐसे भी एक और लाइट डाली, तो अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर के उससे यहाँ जाएगा, और फिर यहाँ जाके इनके साथ ही मिल जाएगा। तो इस पॉइंट पे आके मीट करनी, ये पॉइंट ए है, ये जिस प्लेन में लाया करता है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकल प्लेन। तो इसकी भी कहानी क्या है, पैरेलल लाइट रेज स्ट्राइक द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उसके बाद क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन, after reflection when the reflected rays
आर ड्रॉन बैक, वो क्या होती है, वो पीछे ड्रॉ कर जाती है, ड्रॉन बैकवर्ड्स, दे appear to come from a point, और पॉइंट कहां लाया करता है, द पॉइंट लाइज इन अ 2D फिगर, एक 2D फिगर में लाया करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोकल प्लेन, और फोकस भी इसी पॉइंट पे लाया करता है, फोकस ऑल्सो लाइज इन, लास्ट तक आते थे, हैंडराइटिंग गंदी हो जाती है, ठीक है, खत्म, कंधे में भी थोड़ा दर्द हो गया, तो सॉरी मैंने पहले एक बार गलत डायग्राम बनाया, थोड़ा सा वो ऊपर इधर की तरफ जाके मूव करती, ठीक है, थोड़ा सा वैसे गड़बड़ हो गई डायग्राम बनाने में, आप इसको नोट करिए, और ये हुई कहानी खत्म, या थोड़ी सी छोटी सी गलती उसकी मुझे क्षमा कर दीजिए, और अगला लेक्चर आएगा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, तो पढ़ाई करते रहें, अपनी पढ़ाई जारी रखें, बोर्ड आने वाले हैं पास में 10th वालों के, तो अपनी पढ़ाई जारी रखें, 9th वालों के फाइनल एग्जाम आने वाले, तो उसकी तैयारी करते रहें, यहाँ पे जैसे लेक्चर आते हैं देखते रहें, और अपनी बोर्ड्स की तैयारी पहले कर लो भाई, कि बोर्ड्स आने वाले हैं आपके, ठीक है, तो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।